मतलब आप है पीएमआरएफ, तो पीएमआरएफ क्या होता है और कैसे हम एलिजिबल होते हैं उसके लिए, ये आप बताइए। पीएमआरएफ है प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च फेलोशिप, और उसका मे बी वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट है कि तुम्हें स्कॉलरशिप ज़्यादा मिलता है। जैसे नॉर्मली तो जैसे यहाँ आईआईटी बॉम्बे में ऐसा है कि हमें 34 क्रेडिट्स कंप्लीट करने होते हैं एक साल के। हम्म। तो ये इस एक साल के पीरियड में तुम प्रॉपर पीएचडी फेलो नहीं होते हो, तुम बस कोर्स वर्क कर रहे होते हो और तुम अलग अलग लैब में जाके विजिट कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन इंस्टीट्यूट। तो कनाडा में 2023 में गया था, 2024 में गया था, और यूएस में 2025। ठीक, तो वो प्रॉपर कॉन्फ्रेंस के लिए था, क्या काम था एग्जैक्टली जो वहाँ गए थे आप? 2023 में मेरा रिसर्च पर्पस से था, मतलब कोलैबोरेशन था। हाँ तो हाँ। माइटेक्स बेसिकली एक कह सकते हो कैनेडियन ऑर्गेनाइजेशन है जो फंड करती है रिसर्च के लिए। तो उसके लिए अंडर ग्रेजुएट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। पीसीएम वाले स्टूडेंट रहते हैं उनके लिए भी हार्ड रहता है, लेकिन आप पीसीवी वाले स्टूडेंट ने ये सब क्रैक किया तो तो भी। मेरे टाइम में एस्ट्रोनॉमी और क्वांटम इंफॉर्मेशन में था, क्वांटम इंफॉर्मेशन में पीएचडी कर रहा हूँ। तो ऐसा कह हाँ सकते हो वहां से फर्स्ट टाइम मुझे क्वांटम कंप्यूटर्स का एक्सपोजर मिला था। हाँ हाँ हाँ। अगर तुम इंडिया में बात करो तो क्वांटम इंफॉर्मेशन में अदिति सेनदी नाम से प्रोफेसर हैं। हम्म। वो एचआर हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट है इलाहाबाद, वहां से हैं वो। और उनको आई थिंक रिसेंटली शांति स्वरूप भटनागर में मिला था, एक दो साल पहले। अगर आप पोस्ट डॉक कंटिन्यू करते हैं तो उसमें फेलोशिप जो है ये पीएमआरएफ है वो कंटिन्यू रहता है कि उसका कुछ पीएमआरएफ अलग ही सिर्फ रहता है? पीएचडी के लिए, पोस्ट हम्म। डॉक्टरेट के लिए भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं। जैसे अभी ओके। कुछ और साल जैसे अभी एआई तो सभी चीज़ों में एआई यूज़ हो रहा है, तो आप कितना यूज़ करते हैं एआई और आपके लिए कैसे वो हेल्पफुल है? इनिशियली मैं प्रेफर नहीं करता था एआई यूज करना, पर हाँ तुम्हारा काम काफी आसान हो जाता है अगर हाँ बात करें तो। पर ये मेरे पापा कई बार फोर्स करते हैं यूपीएससी देने के लिए, पर हाँ। मेरा मन नहीं है। तो मतलब एट सम पॉइंट में भी सोचा था, पर मेरा कभी इतना इंटरेस्ट हुआ नहीं। सो हेलो सीबीएसइयंस, तो आज हम पॉडकास्ट करने बैठे हैं हर्ष शर्मा भैया के साथ, जो कि 2017 बैच के हैं। और सिर्फ हमारे बैच को ही नहीं है, मतलब जितने भी सीनियर्स थे जो जो जानते हैं हर्ष भैया को, सबके लिए ये एक्साइटमेंट था कि हर्ष भैया का कब आने वाला है पॉडकास्ट, क्योंकि इन्होंने मास्टर्स आईआईटी पलक्कड़ से किया है और अभी ये आईआईटी बॉम्बे में अपना पीएचडी कर रहे हैं, जो कि आप सभी जान रहे होंगे इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट में आता है। तो कैसे हैं भैया आप? मैं बढ़िया, तुम बताओ। मैं भी बढ़िया हूँ भैया। तो भैया आपके पीएचडी का हाँ, एग्जैक्टली टॉपिक क्या है, आप किस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं अभी? मैं क्वांटम इंफॉर्मेशन थियोरी में काम कर रहा हूँ। स्पेसिफिकली बात करूँ तो एरर करेक्शन में। जैसे कि जैसे नॉर्मली जब हम कंप्यूटर यूज करते हैं, तो जब भी वो हम्म। बाहर एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, मान लो टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, टेम्परेचर कम हो गया, तो उससे एरर्स आता है। जैसे अगर नॉर्मल कंप्यूटर भी होगा जो हम यूज करते हैं, ज़्यादा हीट हो जाएगा तो जैसे तुम्हें पता होगा इन्फॉर्मेशन जीरो और वन के फॉर्म में होता है, बिट्स के फॉर्म में। बाइनरी। तो जीरो की जगह वन हो सकता है, वन की जगह जीरो हो सकता है। तो इससे तुम्हारा इन्फॉर्मेशन चेंज हो जाता है। और यही सेम इश्यू क्वांटम कंप्यूटर्स में भी होता है। तो अगर वो सिस्टम के साथ थोड़ा सा भी इंटरेक्शन होगा तो ये सारे एरर्स आते हैं। और अगर हमें क्वांटम कंप्यूटर को यूज करना है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, मान लो तुम्हें कोई कैलकुलेशन करना है उसके थ्रू या कुछ और करना है, तो तुम्हें इन सभी एरर्स को रिमूव करना होगा, या तुम्हें पता लगाना होगा कि एरर्स कब हो रहा है और कौन सा एरर हो रहा है। तो मेरा काम बेसिकली उसी में है कि कैसे हम पता कर सकते हैं कि कब एरर हुआ, और एक बार तुम्हें पता लग जाए तो उसे कैसे करेक्ट करना है। ठीक ठीक, तो प्रॉपर आपका काम वो एरर रिमूव करने में, मतलब उसका एनालिसिस करने में हो रहा है आपका हाँ, काम? ठीक है। ओके। भैया जैसे मैं अभी तक जिन जिन लोगों से मिला हूँ, जो भी रिसर्चर्स है या फिर पीएचडी स्कॉलर्स है, मैं अभी जेआरएफ से मिला हूँ, अभी तक एसआरएफ से मिला हूँ, लेकिन आपको मिले पीएमआरएफ।
मतलब आप है पीएमआरएफ, तो पीएमआरएफ क्या होता है और कैसे हम एलिजिबल होते हैं उसके लिए, ये आप बताइए। पीएमआरएफ है प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च फेलोशिप। ये बेसिकली जो इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूशंस में अगर तुम पीएचडी कर रहे हो, जैसे कि आईआईटीज हो गए, आईआईएससी हो गए, या एनआईआरएफ में जो टॉप 25 में आते हैं, आइजर भी इंक्लूडेड है। तो वहां पे अगर तुम्हें पीएचडी का ऑफर मिलता है तो तुम इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और इसका मे बी वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट है कि तुम्हें स्कॉलरशिप ज्यादा मिलता है। जैसे नॉर्मली है अभी 37,000 और SRF 42 है, तो इसमें हम्म। ऑलमोस्ट इसका डबल हो जाता है। तो स्टार्टिंग होता है ओके। 75,000 पर मंथ, 70,000 पर मंथ से फर्स्ट 2 इयर्स के लिए। थर्ड ईयर में 75,000 और फिर फोर्थ और फिफ्थ में 85,000 पर मंथ। तो एलिजिबिलिटी के लिए मतलब मेरे केस में मैं थोड़ा लकी रहा हूँ कि अगर मान लो तुमने आईआईटी से मास्टर्स किया है तो तुम्हें एक गेट या नेट क्लियर करने की जरूरत नहीं है। तुम डायरेक्टली उसके लिए एलिजिबल हो जाते हो अगर तुम्हारा सीजीपीए 8 से ऊपर है। तो मेरे ओके। केस में वैसा था। पर अगर बाय चांस तुमने आईआईटी से मास्टर नहीं किया, या जो ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो पीआर जिसमें पीएमआरएफ होता है, इसके अलावा अगर तुम किसी और इंस्टीट्यूट से ज्वाइन करते हो तो बेसिकली तुम्हारा मिनिमम एलिजिबिलिटी गेट या नेट होता है। वो तुम्हें क्वालिफाई करना होगा, उसका आई थिंक रैंक पे कट ऑफ होता है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। पर ओवरऑल ये है कि एक बार तुम क्वालिफाई कर लेते हो और इन पीएमआरएफ ग्रांटिंग इंस्टीट्यूशंस में ज्वाइन कर लेते हो, तो बेसिकली तुम एप्लीकेशन देते हो अपने इंस्टीट्यूट के थ्रू, और फिर वो जो पीएमआरएफ की कमिटी है वो सेलेक्ट करते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन के इंस्टीट्यूट का क्या रैंक है, उस बेसिस पे हर इंस्टीट्यूशन में नंबर ऑफ सीट्स डिसाइडेड होते हैं, उस बेसिस पे सिलेक्शन होता है। पर एग्जैक्ट क्या रोल है, किस बेसिस पे सिलेक्ट करते हैं, ये पता नहीं। ये कमेटी को ही पता है। तो कोई अगर नेट क्लियर करके जो जिनको जेआरएफ मिल रहा है वो भी चाहे तो पीएमआरएफ बन सकते हैं, लेकिन वो टॉप के कुछ कुछ इंस्टीट्यूट्स में जो रिसर्च कर रहे हैं स्टूडेंट, उन्हीं को मिलेगा वो पीएमआरएफ। हाँ। ओके। अब जो बीच में आई थिंक 2025 में गवर्नमेंट ने दोबारा इसको रिन्यू किया, पीएमआरएफ टू हम्म। पॉइंट नाम से, पर वो अभी हम्म। शुरू नहीं हुआ है, तो उसमें शायद कंडीशंस थोड़ी चेंज हो जाए। तो अभी तक कैबिनेट में ही है, तो उसका वेट कर रहे हैं हम लोग। एक बार वो अप्रूव हो जाएगा तो फिर से दोबारा शुरू। ओके। तो ये तो हमारे सीबीएस के लिए बहुत प्राउड की बात है भैया कि दो स्टूडेंट्स हमारे पीएमआरएफ है सीबीएस के। तो पीएमआरएफ में ऐसा जेआरएफ के कंपेयर में देखें तो पीएमआरएफ में क्या डिफरेंस है भैया? एक तो फेलोशिप के बेस पे डिफरेंस है, ठीक है। जैसे कोई जेआरएफ क्लियर कर रहा है नेट के थ्रू, जेआरएफ जिसको मिल रहा है वो भी चाहे तो आईआईटी बॉम्बे से कर सकता है अपना रिसर्च, मतलब कि पीएचडी। लेकिन ये पीएमआरएफ में क्या डिफरेंस है जेआरएफ के कंपेयर में? डिफरेंस एक स्टाइपेंड का हो गया, और दूसरा हम्म। इनका रिव्यू थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है। जैसे तुम कहीं पे भी पीएचडी करोगे इन जनरल, हर साल तुम्हारा एक एनुअल रिव्यू होता है। अगर ना तुम जेआरएफ हो ना पीएमआरएफ हो, तो इंस्टीट्यूट तुम्हारा रिव्यू कंडक्ट करता है। तो बेसिकली तुम, एक कमेटी होती है 3 या 4 मेंबर की, उनके आगे तुम प्रेजेंटेशन देते हो और वो डिसाइड करते हैं कि तुम्हारा प्रोग्रेस अच्छा था या नहीं था। जेआरएफ भी सिंपल इसी चीज को फॉलो करता है, सेम इंस्टीट्यूट के रिव्यू पे वो भी वर्क करता है। पर पीएमआरएफ के केस में अलग से एक एडिशनल रिव्यू होता है, जिसमें मे बी बाहर से, मतलब तुम्हारे इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर्स नहीं होंगे कमेटी में, बट अलग अलग जगह से प्रोफेसर्स होते हैं, और वो ग्रेड करते हैं कि तुम्हारा मतलब प्रोग्रेस कैसा रहा नेक्स्ट ईयर में। तो इस सेंस में रिव्यू प्रोसेस थोड़ा और स्ट्रिक्ट होता है। प्लस एक एडिशनल टीचिंग रिक्वायरमेंट होता है, तो तुम्हें हर वीक में 1 घंटा डेडिकेट करना होता है फॉर टीचिंग आउटसाइड योर इंस्टीट्यूट। तो जिस शहर में तुम हो वहाँ के किसी भी कॉलेज या स्कूल में तुम पढ़ा सकते हो। हम्म। अदरवाइज ऑनलाइन ऑप्शन है, जैसे मैं स्टार्टिंग से ही सीबीएस में ट्राई कर रहा हूँ कि वहाँ पे जो भी कोर्सेस मुझे अलॉट होते हैं उससे मैं कुछ तो मैं पढ़ा पाऊँ। पर इसके अलावा भी और ऑप्शंस होते हैं, जैसे एनपीटीईएल के अगर तुमने कोर्सेज किए हैं तो उसमें जो
वीक में एक टीए वाला इंटरेक्शन सेक्शन होता है, उसमें भी पीएमआरएफ के स्टूडेंट्स होते हैं जो वो कंडक्ट कराते हैं। और कुछ एनजीओस भी हैं जिसमें हम वर्क कर सकते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम जो तुम्हें बेसिक रिसर्च एक्सपीरियंस मिलता है नॉर्मल किसी भी फेलोशिप में, उसके हम्म। साथ ही एडिशनल तुम्हें टीचिंग एक्सपीरियंस भी तुम थोड़ा गेन करते हो। इवन दो ऑफिशियली कहीं काउंट नहीं होता है, पर तुम्हारे स्किल्स को बिल्ड करने में यूजफुल हो और थोड़ा ज्यादा कॉम्पिटिटिव। ठीक। तो जैसे नेट हम क्लियर करते हैं तो पहले जेआरएफ मिलता है अपने को, फिर उसके बाद लोग एसआरएफ बनते हैं। तो इसमें भी ऐसा कोई दो अलग अलग पोजीशन होता है, कोई इंक्रीमेंट तो होता है? जैसे मैं तुम्हें स्टार्टिंग में बता रहा था ना कि स्टाइपेंड इंक्रीज होता है, हाँ हाँ हाँ। तो ये जो रिव्यू पीरियड होता है ना तुम्हारा, हर साल में एक बार रिव्यू होता है। जैसे मेरा हर साल नवंबर या दिसंबर में रिव्यू होता है। तो उसके बेसिस पे वो नेक्स्ट ईयर डिसाइड करते हैं कि तुम्हारा स्टाइपेंड बढ़ेगा या नहीं, अगर बढ़ने वाला है तो, या ओके। फिर उन्हें कम करना है या नहीं। तो स्ट्रिक्ट इस वजह से है कि अगर तुम्हारी हम्म। कमेटी को लगता है कि तुमने प्रोग्रेस नहीं किया है, तो वो ऐसे कमेंट डाल सकते हैं कि तुम्हारा प्रोग्रेस अच्छा नहीं था, तो तुम्हारे स्टाइपेंड को जेआरएफ के लेवल पे कर देंगे। ओके, कम भी और हो अगर ये जाता है मतलब। कंटिन्यू, हाँ, और अगर ये हाँ। कंटिन्यू रहता है तो रिमूव भी कर देते हैं, फिर तुम्हें स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। तो ओके। काफी स्ट्रिक्ट है। हाँ हाँ। स्टाइपेंड के साथ साथ हर साल तुम्हें 2 लाख रुपए और मिलता है अलग से। तुम्हारे ओके। रिसर्च मतलब रिसर्च ग्रांट की तरह होता है, तो उसका तुम यूज कर सकते हो बाहर, अगर तुम्हें किसी कॉन्फ्रेंस के लिए जाना है या किसी और ग्रुप से मिलना है, या इंडिया में ही अगर कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करना है, कोई हम्म। बुक लेना है, कोई मेंबरशिप लेना है, या अगर मतलब अलग अलग इंस्टीट्यूट का अलग अलग रूल है, पर उसे तुम मतलब लैपटॉप खरीद सकते हो, डेस्कटॉप खरीद हाँ सकते हो, हाँ। या टैबलेट खरीद सकते हो, जो भी तुम्हारे रिसर्च में यूज है। ठीक ठीक, ये फेलोशिप तो के वो, अलावा एक्स्ट्रा मिलता है और साल में एक बार? हाँ, तो मतलब इन टोटल अगर तुम्हारा 5 साल का है तो टोटल 10 लाख अलग से मिलता है। ठीक ठीक ठीक। तो मतलब ये काफी, मतलब एक कह सकते हो प्लस पॉइंट है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, जैसे अगर आईआईटीज में कर रहे हो तो वो सिर्फ एक तुम्हारा इंटरनेशनल ट्रिप फंड करते हैं कॉन्फ्रेंस के लिए। तो उस सेंस में इससे मतलब इनफ पैसा है कि तुम 2 या 3 बार और एक्स्ट्रा जा सकते हो। और उसके अलावा जेआरएफ से अगर तुम कंपेयर करो तो जेआरएफ में आई थिंक 25,000 या 15,000 होता है पर ईयर। तो उसके कंपैरिजन में काफी। ठीक ठीक। तो आप अभी पीएचडी कर रहे हो जब से, तो पीएचडी से ही रिलेटेड, अपने रिसर्च वर्क से रिलेटेड आप कभी दूसरी कंट्रीज गए हो भी है? 2023 में कनाडा गया था मैं। हाँ। उसके अलावा कॉन्फ्रेंस के लिए एक बार यूएस गया था 2020, मतलब कनाडा में 2023 में गया था, 2024 में गया था, और यूएस में 2025। ठीक, तो वो प्रॉपर कॉन्फ्रेंस के लिए था? क्या काम था एग्जैक्टली जो वहाँ गए थे आप? 2023 में मेरा रिसर्च पर्पस से था, मतलब कोलैबोरेशन था। हाँ तो हाँ। माइटेक्स बेसिकली एक कह सकते हो कैनेडियन ऑर्गेनाइजेशन है जो ओके। फंड करती है रिसर्च के लिए। तो उसके लिए अंडर हम्म। ग्रेजुएट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब तुम बैचलर्स में, मास्टर्स में, पीएचडी में कभी भी अप्लाई कर सकते हो उसके लिए। और सीबीएस से भी लोग कर सकते हैं। हाँ, तो बेसिकली इस फंडिंग के थ्रू तुम इंटरनेशनल कोलैबोरेशन एस्टेब्लिश कर सकते हो ओके। किसी भी कैनेडियन इंस्टीट्यूशन के साथ। हम्म तो मेरा मतलब वैंकूवर में एक प्रोफेसर है, उनके साथ था। तो 2023 में उससे रिलेटेड रिसर्च के लिए गया था। हम्म 2024 में दोबारा उनसे मिलने गया था और एक कॉन्फ्रेंस था कनाडा में उसके लिए। और हम्म। 2025 में यूएस में कॉन्फ्रेंस के लिए। तो ये जो आप बता रहे हो उसमें कोई भी बैचलर्स स्टूडेंट जिनको रिसर्च में अपना करियर बनाना है वो भी अप्लाई कर सकते हैं ना भैया? हाँ, ठीक। ठीक है, तो इससे इसका डिटेल भैया आप मेरे को सेंड कर दीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। जो भी स्टूडेंट्स है आगे जिनका रिसर्च करियर में ही फोकस हो,
भैया आपका पहले आप जब आए थे फर्स्ट ईयर में थे सीबीएस में, तो आपका पहले से ही प्लान था कि मेरे को यहाँ से बैचलर्स करना है फिर मास्टर्स और किसी अच्छी जगह से करना है, या इंटीग्रेटेड पीएचडी किसी अच्छी जगह से करना है, या फिर इस पूरे 3 साल में जब आपने बैचलर्स किया तभी आपको पता चला कि मैं मास्टर्स आईआईटी से कर सकता हूँ या फिर आइजर से कर सकता हूँ, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से कर सकता हूँ एमएससी भी करके? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ट्वेल्थ तक माइंडसेट यही रहता है ना कि आईआईटी हो गया, एनआईटी हो गया, ये सब सिर्फ इंजीनियरिंग फील्ड वाले जाते हैं। ऐसा हम भी जब थे 11 ट्वेल्थ में तो वही सोच रहे थे। तो ये आपका पहले से प्लान था रिसर्च फील्ड में आना है करके, या फिर कैसे बना कि आप आईआईटी तक पहुंचे? अ, मतलब मेरा एज सच कोई प्लान नहीं था। अ, हम्म। मेरा 11th 12th मेडिकल फील्ड से था, तो मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लिया था ओके। और एक साल फिर ड्रॉप किया था। तो ड्रॉप के टाइम बायो से ज्यादा मेरा इंटरेस्ट फिजिक्स में हो गया था। और मतलब तब हाँ। ऐसा कोई प्लान नहीं था, मतलब सबकी तरह मैंने भी नीट का पेपर दिया था। पर हम्म। चीजें ऐसी हुई कि नीट के साथ साथ नेस्ट भी दिया था मैंने। और ओके। नेस्ट के थ्रू, मतलब नीट में मेरा ऐसा था कि एमबीबीएस से मुझे प्राइवेट मिल रहा था, मुझे करना नहीं था। और हम्म। गवर्नमेंट में मुझे बीडीएस मिल रहा था। बीडीएस आयुर्वेदिक और होम्योपैथी तीनों में हुआ था। हाँ हाँ। पर तब भी मतलब मैंने फर्स्ट काउंसलिंग का मिस कर दिया था, और अचानक से फिर इसके लिए ईमेल आ गया। तो ओके। मतलब तुम कह सकते हो कि सीबीएस में ही करना है, ऐसा कोई प्लान नहीं था। पर चीजें ऐसी सेट हुई कि सीबीएस में आना हुआ। पर जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया था तब मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था कि 3 साल में छोड़ दूंगा, पूरा 5 साल करने का था। तो वो हाँ। भी मतलब मेरे साथ, मतलब आई थिंक स्टार्टिंग से लेकर अभी तक यहाँ पीएचडी तक पहुंचने तक ऐसा ही हुआ है कि जैसा फ्लो चल रहा है वैसा चलते जाओ, कहीं ना कहीं हो जाएगा। तो ठीक। क्योंकि बैचलर्स के टाइम भी मेरा ऐसा नहीं था कि मुझे आईआईटी में जाना है। बस ऐसे हम्म। ही मैंने जैम के लिए कोई तैयारी नहीं की थी, बस पेपर दे दिया था। लकीली उसमें हो गया, तो फिर चौधरी सर से बात हुआ, उन्होंने कहा अच्छा है, तो फिर यहाँ आ गया। फिर यहाँ पे भी प्लान, सॉरी आईआईटी पालक्काड में मास्टर्स के लिए गया, तो वहाँ पे भी प्लान हम्म। नहीं था कि इंडिया से पीएचडी करना है या बाहर से करना है। तो बस हम्म। ये था कि फाइनल ईयर में मैंने फॉर्म भरा था, तो लकीली इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया, तो यहाँ। ओके। तो ये है कि तुम, मेरे साथ ऐसा रहा है कि जो मेरा काम था वो मैं करता गया, और बाकी अपॉर्चुनिटी लकीली मिल गई, तो गो विद द फ्लो वाला चल रहा है। ये बहुत ही खास बात है भैया, क्योंकि जितने भी बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स रहते हैं उनको फिजिक्स से मैथ से ये थोड़ा डर रहता ही है, लेकिन आपने आगे ट्वेल्थ के बाद ही सीधा फिजिक्स ले लिया और अभी तो आप पीएचडी भी कर रहे हो उसमें, तो ये बहुत बड़ी बात है। और पीएचडी कर रहे हो वो तो ठीक है, आप पीएमआर भी हो। तो ये तो जो पीसीएम वाले स्टूडेंट रहते हैं उनके लिए भी हार्ड रहता है, लेकिन आप पीसीबी वाले स्टूडेंट ने ये सब क्रैक किया, तो ये बहुत ही मोटिवेटिंग रहेगा किसी भी स्टूडेंट के लिए। ये भी है, और हमारा जो कोर्स स्ट्रक्चर है सीबीएस का वो भी हेल्प करता है, क्योंकि हाँ। फर्स्ट ईयर में तुम देखोगे तो मैथ्स सबके लिए कंपलसरी होता है। और हम्म। जितना उसमें मैथ्स पढ़ाते हैं वो लगभग लगभग जो 11th 12th में तुम पढ़ते हो उसके कंपैरिजन में होता है। तो वो चीज़ें हेल्प करती हैं। और अब तो मैंने ये भी सुना है कि और भी लोग हैं जो बायो से फिजिक्स में शिफ्ट हो गए हैं, कि हाँ, एक या लेते दूसरे हैं शहर में भैया हाल भैया। हुआ है। भैया जब आप सीबीएस में थे 3 साल आपने मतलब बैचलर सीबीएस में किया, तो इस 3 साल में आपने इंटर्नशिप भी ज्वाइन किया होगा, कहीं बाहर इंटर्नशिप? एनआईयूएस के थ्रू वो समर कैंप होता है ना फिजिक्स का, मुंबई ओके। में। हाँ हाँ हाँ। मतलब आई थिंक काफी लोगों का सिलेक्शन हुआ है इसमें, सीबीएसई। हाँ, होते होता है हर साल, 2 4 हाँ, लोगों का होता ही है, 2 4 ज़्यादा ही होता है कई बार। तो 2018 में आया था मैं उसके लिए। हाँ हाँ। उसके थ्रू इंटर्नशिप के लिए हुआ था, पर उस समय ऐसा होता था कि हमारे एग्जाम के टाइम का कुछ पता नहीं होता था, यूजुअली लेट ही होता था। तो उस वजह से मैं जा नहीं पाया था। पर आई थिंक उन 3 साल में बस एक इसी चीज के लिए गया था। ठीक, एक एक इंटर्नशिप किए थे आप एनआईयूएस के थ्रू?
मतलब इंटर्नशिप नहीं बोल सकते, समर कैंप एक तरह से था। समर कैंप, ठीक ठीक। तो उसमें प्रॉपर आपका काम क्या था भैया, कौन सा काम करके आए थे आप? 2 महीने का ही रहा होगा वो? जो फर्स्ट होता है NIUS का, बेसिकली 2 वीक का होता है जिसमें हम तुम्हें पढ़ाते हैं। तो तो वीक मेरे का। टाइम में एस्ट्रोनॉमी और हम्म, क्वांटम इंफॉर्मेशन में था, तो क्वांटम इंफॉर्मेशन में PhD कर रहा हूँ। तो ऐसा हाँ कह हाँ सकते हो, वहां से फर्स्ट टाइम मुझे क्वांटम कंप्यूटर्स का एक्सपोजर मिला था। हाँ हाँ हाँ। उसके बाद मतलब वो एंड में तुमसे एक, आई थिंक एक रिटन टेस्ट होता है सेलेक्ट करने के लिए कि किस स्टूडेंट को प्रोजेक्ट्स के लिए सिलेक्ट करेंगे। तो उसके थ्रू मेरा एक्सपेरिमेंट में हुआ था आई थिंक, पर वो मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाया था। तो मतलब टेक्निकली बोल सकते हो कि इंटर्नशिप नहीं था। ओके। लेकिन कहीं ना कहीं आपका अभी जो पीएचडी कर रहे हो उस फील्ड का इंटरेस्ट वहीं से आपका जनरेट हुआ, हाँ। बोला जाए तो। हम्म, हम्म। ठीक। वो भी है, और एक बार चौरे सर ने, मुझे याद है, आई थिंक हमारे क्वांटम के कोर्स में क्वांटम कंप्यूटर्स पे एक क्लास हाँ लेक्चर लिया था। तो हाँ वहां से हाँ। भी इन्फ्लुएंस हो गए थे। ठीक ठीक ठीक। तो भैया जैसे सर जो है वो एस्ट्रोफिजिक्स वाले हैं, तो आपका हम्म, इंटरेस्ट कभी एस्ट्रोफिजिक्स तरफ नहीं गया इस 3 साल के बीच में कि मुझे आगे मास्टर्स करना चाहिए, या पीएचडी, मेन पीएचडी का ही मैं पूछ रहा हूँ कि मुझे पीएचडी एस्ट्रोफिजिक्स में करना चाहिए, ऐसा? मे बी मैं 1-2 साल और रहता तो हो सकता था। हो सकता है। पर क्योंकि फर्स्ट 3 इयर्स में इतना एक्सपोजर, मतलब मेरे केस में था कि रिसर्च में इतना नहीं हुआ था। एटलीस्ट एस्ट्रोफिजिक्स में मतलब मुझे इतना नहीं पता था, तो सब फील्ड्स के लिए न्यूट्रल ही था। और जो प्राइम टाइम था फिर उसके लिए इधर आ गया। और यहाँ पे मतलब मास्टर्स के लिए जब मैं पालक्काड गया था, तो वहां पे मतलब एस्ट्रो हैवी नहीं था। सिर्फ एक ही प्रोफेसर थे जो एस्ट्रो में काम कर रहे थे, और ज्यादातर क्वांटम में या कंडेंस्ड मैटर में कर रहे थे। तो नेचुरली आई गेस वहां पे और शिफ्ट हो गया। तो भैया जैसे हमारे और भी सीनियर्स हैं जो अब्रॉड से पीएचडी कर रहे हैं, तो आपके मन में भी एमएससी के बाद, जब आप पलक्कड़ में थे उसके बाद, ऐसा थॉट नहीं है कि मैं भी अब्रॉड से पीएचडी करता हूँ, ऐसा? आई गेस मन में एक साइड था प्लान, हम्म। पर इवेंचुअली वही ना, गो विथ फ्लो चल रहा था, तो यहाँ हो गया तो वो छूट गया इससे। हाँ हाँ। पर हम ठीक। मेरा ऐसा प्लान था कि अगर मास्टर्स के एंड तक नहीं होता है कहीं PhD के लिए, फिर मैं अब्रॉड के लिए ट्राई करूंगा। पर एज ओके। सच कोई मतलब प्रेफरेंस नहीं था कि इंडिया से ही करना है या बाहर से करना है। हम्म। हाँ, अच्छे जो अच्छा इंस्टीट्यूट मिले वहां से मैं कर लूंगा, ऐसा था बस आपका? अच्छा इंस्टीट्यूट भी नहीं, आई गेस अच्छा सुपरवाइजर मिलना चाहिए, वो ज्यादा मैटर करता है मुझे लगता है। तो ओके। मेरे सुपरवाइजर उस मामले में काफी अच्छे हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद मुझे रिग्रेट हो कि बाहर से हम्म करना चाहिए था या कहीं और से करना चाहिए था। तो सुपरवाइजर का भी रोल है कि मैं खुश हूँ यहाँ पे भी, जैसे मेरा PhD चल रहा है इसमें। हम्म। तो जैसे आपका मेनली रिसर्च में कब इंटरेस्ट आया भैया? जैसे बाकी लोग ऐसे भी रहते हैं जिन्होंने अपना बीएससी एमएससी किया, फिर उसी से रिलेटेड प्रोजेक्ट कर रहे हैं, या फिर जो हम प्रोजेक्ट किए रहते हैं, जो डिसर्टेशन किए रहते हैं, उसके बेस पे जॉब भी लग जाता है, ऐसा रहता है। या फिर कई हमारे ऐसे भी सीनियर्स हैं जो अपना फील्ड ही स्विच कर दिए, किसी ने एमबीए कर लिया, या फिर और डिफरेंट फील्ड में चले गए जिससे जल्दी जॉब मिले, ऐसा टाइप का। तो आपके मन में कभी ऐसा नहीं आया था कि मुझे जल्दी जॉब चाहिए? आई थिंक जो मास्टर्स का थीसिस होता है वो हाँ हाँ। इन्फ्लुएंस करता है हमारा डिसीजन। तो हम्म मेरा भी उसी के थ्रू था, मतलब मुझे प्रोजेक्ट अच्छा लगा तो मतलब एक वो भी पॉइंट है। और मतलब मेरा मतलब इवेंचुअली एंड प्लान है कि मुझे प्रोफेसरशिप में जाना है, असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशन पे जाना है। ओके। तो उसके लिए ये एक रूट है बेसिकली कि तुम्हें PhD करना है, बिकॉज यू नीड फ्यूचर में तुम्हें प्रमोशन भी चाहिए। तो रिसर्च का कह सकते हो दो मोटिवेशन था मेरे लिए, कि एक जो मैंने प्रोजेक्ट किया वो मुझे अच्छा लगा तो वहां से इंटरेस्ट हो गया, और दूसरा हम्म। क्योंकि मेरा एंड गोल उससे अलाइन होता है, तो मेरे लिए तो था कि मुझे यही करना।
ठीक ठीक। तो आपका प्रोजेक्ट एग्जैक्टली कौन से टॉपिक पे था भैया, इसी से रिलेटेड था जो आप पीएचडी कर रहे हैं? नहीं, मास्टर्स प्रोजेक्ट मेरा क्वांटम हीट इंजन्स पे था। तो हम्म वो बेसिकली था कि कैसे हम हीट इंजन्स की एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं, पर हीट इंजन्स का क्वांटम वर्जन था। जैसे ठीक नॉर्मली ठीक। हम पढ़ते हैं ना, थर्मल मशीन्स में एफिशिएंसी होता है कि कितना हीट अंदर गया और कितना वर्क इनपुट तुमने लिया। तो एग्जैक्टली सेम हम्म। वर्क आउटपुट मिला तुम्हें, एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट है, बट मान लो तुम पेट्रोल को किसी क्वांटम सिस्टम से रिप्लेस कर दो इंजन में, तो वहां पे हाँ कैसे होगा। ठीक ठीक। मतलब हीट इंजन्स वही बोले जा सकते हैं जो हम बाइक में यूज करते हैं, उसमें भी ऐसा कुछ होता है ना मैकेनिज्म की, वो ब्लास्ट होता है फिर वो जो पिस्टन हाँ होता हाँ है वहां से फिर वो गाड़ी इंजन शुरू होता है। तो वैसा ही कुछ काम था आपका जो पहले हाँ मास्टर्स एग्जैक्टली। में हाँ, था। हाँ हाँ हाँ। ठीक ठीक। तो अभी आपका ये लास्ट ईयर है भैया पीएचडी का आईआईटी बॉम्बे में। तो आईआईटी बॉम्बे में और खासकर बॉम्बे में आपका पूरा ये 5 साल का एक्सपीरियंस कैसा रहा है वहाँ का? बढ़िया रहा। मौसम से आई गेस इनिशियली मुझे थोड़ा हुआ कि एडजस्ट करने में थोड़ा सा इश्यू हुआ, क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता है कि लंबे समय, अगर बारिश शुरू होती है तो लंबे समय तक चलती है। हाँ और हाँ। मतलब बारिश एज सच मुझे पसंद है, पर बारिश में बाहर जाना मुझे पसंद नहीं है। तो अगर मौसम को छोड़ दो तो ओवरऑल आई थिंक अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस। काफी कुछ करने को मिला, काफी कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैंने पहले नहीं की थी, यहाँ के ट्राई किए। तो उस सेंस में ओवरऑल बढ़िया रहा। और भैया एज अ पीएचडी स्टूडेंट आपका पूरा रूटीन कैसा रहता है? बहुत हेक्टिक रहता है क्या है? क्योंकि मैं बहुत टाइम से कांटेक्ट कर रहा था आपसे लेकिन आप बिजी हो जा रहे थे। तो फिर वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहता होगा ऐसा मेरे को लग रहा था कि आप पूरा आपका लैब में टाइम निकलता होगा या जो भी अपने काम में ही ज़्यादातर टाइम उसी में निकल जाता होगा। हाँ, टाइम तो ऐसा है कि मतलब मुझे लगता है कि टाइम काफी जल्दी निकलता है, पता नहीं लगता, क्योंकि करने के लिए हाँ काफी कुछ है। हाँ और आई थिंक जब तुमने मुझे कांटेक्ट किया था तो यहाँ पे दो प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स आए हुए थे, तो उनको भी हाँ। मैं उनके प्रोजेक्ट में हेल्प कर रहा था, तो दिन तो ऐसे ही निकल जाता था। तो आप घर कब कब जाते हैं भैया? जैसे आपका पूरा टाइम तो काम में ही निकल जाता है, फिर भी कब, जैसे त्योहार में जाते होंगे या साल में कितने बार चले जाते हैं आप घर? मैं यूजुअली 2 बार, एक बार दिवाली पे तो जाना होता ही है, हाँ हाँ। और बाकी बीच में गर्मियों में या कभी भी एक बार बस। इस बार ठीक क्योंकि ठीक। मेरे भैया आए हुए थे तो मैं अप्रैल में गया था, ये तो यूजुअली जून या जुलाई। तो वहाँ आपका कैसा रहता है? जैसे यहाँ के जो यूनिवर्सिटी के रिसर्च फेलो है उनका कभी कभी ऐसा रहता है कि हमारे हॉस्टल में एक भैया रहते थे, वो रात रात को भी, केमिस्ट्री वाले थे प्रॉपर वो, तो रात में लगभग 1 बजे 1:30 बजे वो अपने डिपार्टमेंट जाते थे, उनके पास चाबी रहता था। तो आप भी जैसे काम कर रहे हैं तो आपको लैब में ऐसा कुछ काम रहता है कि टाइम बे टाइम काम है तो कभी भी आना कभी भी जाना पड़ रहा है? अ, मेरा थ्योरेटिकल वर्क है, तो उसका ये हम्म। फायदा है कि तुम कहीं से भी कर सकते हो। तो ठीक। ऐसा नहीं है कि रात में लैब में जाना जरूरी है, पर यूजुअली जब कोई डेडलाइन होता है या कुछ इम्पोर्टेंट कर रहे हैं तब ऐसा हो जाता है कि देर रात तक रुक रहे हैं या रात भर वहीं पे हैं काम कर रहे हैं। पर यूजुअली मतलब हमारे, मतलब मेरे केस में ऐसा है कि मतलब मेरे ऊपर है कि मैं कैसे सेट करना चाहता हूँ अपना रूटीन। पर यूजुअली ये रहता है कि सुबह उठो, नाश्ता करो या खाना करो, डिपेंडिंग कब उठ रहे हो, डिपार्टमेंट जाओ, डिपार्टमेंट से वापस आओ, सो जाओ। ठीक ठीक। मतलब इस टाइप का ही रूटीन। और बीच में फिर वही टीचिंग वर्क वो सब होता है, इंस्टीट्यूट हाँ। का अलग से टीए शिप होता है, तो कुछ टाइम उसमें जाता है। ये जैसे आप आईआईटी पलक्कड़ से अपने एमएससी किए बताया, यहाँ से सीबीएस से बैचलर्स के बाद आप चले गए थे, तो आपके पास जैम, आपका जैम के थ्रू हुआ था ना सबसे पहली बात तो?
तो उसमें हम्म, और कोई ऑप्शन और कोई इंस्टीट्यूट मिल रहा होगा जिसमें से आपने आईआईटी पलक्कड़ ही चूज किया? मुझे काउंसलिंग के थ्रू ऑफर आया था ISM धनबाद का। हम्म। वहाँ पे जियो, आई थिंक एमटेक इन जियो टेक्नोलॉजी इस टाइप का कुछ था। तो उसमें मतलब वो 3 साल का था, मास्टर्स प्रोग्राम था। तो उसके लिए मेरा बात हुआ था, आई थिंक जौहरी सर से हुआ था या जौहरी सर से हुआ था। हम्म। पर मतलब इवेंचुअली उसके लिए मैंने मतलब सेलेक्ट नहीं किया था। पर फाइनल काउंसलिंग में मुझे IIT पालक्काड़ और IIT तिरुपति, ये दो मिले थे। तो फिर मैंने IIT पालक्काड़ सेलेक्ट किया था। ठीक, मतलब आईआईटी तिरुपति क्यों नहीं, मतलब इसमें भी कोई रीजन रहा होगा, एरिया का या फिर क्या था? मतलब दोनों ही आई थिंक नए IIT थे, तो ऐसा सच कोई प्रेफरेंस नहीं था। मे बी आई थिंक ऐसा था कि IIT पालक्काड़ का पहले ऑफर आया था तो सिलेक्ट किया मैंने, याद नहीं है। ठीक ठीक। पर एज सच कोई प्रेफरेंस नहीं था। ठीक ठीक। ये आईआईटी पलक्कड़ कहाँ था भैया? पलक्कड़ किसी किसी शहर का नाम है क्या? जैसे हम आईआईटी भिलाई देख रहे हैं तो भिलाई में है वो आईआईटी तो नाम है। हाँ, पालक्काड़ शहर का नाम है, पर शहर से बाहर है थोड़ा ही, केरला में IIT पालक्काड़। केरल में ना? ओके। मतलब केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है सब, बोल सकते हो। ठीक ठीक, साउथ इंडिया में ये मतलब। हाँ। तो जब आपने आईआईटी पलक्कड़ से अपना एमएससी कंप्लीट किए भी है, फिर आपने पीएचडी के लिए अप्लाई किया, तो पीएचडी आपने आईआईटी बॉम्बे चूज़ किया। जैसे आपका आईआईटी बॉम्बे में पीएचडी के लिए हुआ, तो जो कि इतनी अच्छी इंस्टीट्यूट है, तो आपके पास और भी ऑप्शन रहा होगा, जैसे आईआईएससी हो गया या फिर और भी जो भी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट है पीएचडी के लिए। IIT बॉम्बे में मैंने अप्लाई किया था, IIT दिल्ली में किया था, हम्म। IIT BHU में भी शायद मैंने किया था, और IIT मद्रास में। IISc के लिए आई थिंक मेरा गेट का स्कोर इतना अच्छा नहीं था। पर मतलब अब अगेन IIT बॉम्बे में ऐसा था कि अगर तुम IIT से मास्टर कर रहे हो और IIT में ही PhD के लिए अप्लाई करते हो, तो यूजुअली तुम्हारा गेट या नेट स्कोर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। मतलब डिपेंड करता है, अलग अलग इंस्टीट्यूट का अलग अलग पॉलिसी है। पर अगर तुम्हारा ओके। CGPA अच्छा है तो वो भी हेल्प करता है। तो इंटरव्यू के लिए आई थिंक मैंने IIT दिल्ली में भी दिया था, पर वो इतना अच्छा नहीं गया था मेरा। इंटरव्यू के थ्रू मेरा IIT बॉम्बे में ही सिलेक्शन हुई थी। ओके। तो मतलब ऐसा था कि अप्लाई मैंने कई काफी जगह किया था, पर IIT बॉम्बे मतलब मेरा फर्स्ट ऑफर था, उसी को मैंने सिलेक्ट कर लिया ऐसा। उसके बाद फिर मैंने अप्लाई नहीं किया कहीं। ओके, फिर आईआईटी बॉम्बे ही आप कंटिन्यू कर लिए। भैया जैसे आप है पीएमआरएफ, तो पीएमआरएफ में ही पीएम फर्स्ट दो लेटर जो आ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, तो आपको कभी मौका मिला है क्या प्राइम मिनिस्टर से मिलने का? नहीं, ऐसा नहीं हुआ अभी तक। हाँ, क्योंकि कुछ कुछ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को ही ये मिलता है ना, तो मैं सोच रहा था कभी ऐसा कुछ हुआ है, आइए आपके इंस्टीट्यूट कभी आए होंगे वो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है ना अभी? इंस्टीट्यूट में PM अभी तक नहीं आए हैं। आई थिंक एक हम्म। बार राष्ट्रपति आए थे, हम्म। उसके अलावा तो आई डोंट थिंक सो। ठीक। और यूजुअली अगर भैया आप, दिल्ली में होता तो हो सकता था मौका मिलता, पर यहाँ नहीं। हाँ हाँ हाँ। भैया और आप किसी ऐसे वेल नोन साइंटिस्ट से मिले हैं? आप पीएचडी कर रहे हैं, आपका पीएमआरएफ है, तो कभी किसी कॉन्फ्रेंस में या फिर जैसे ये तो आईआईटी बॉम्बे है, तो वहाँ कोई साइंटिस्ट आते होंगे जो वर्ल्ड लेवल पे फेमस है, या हमारे इंडिया में भी जो बहुत फेमस है जिन्होंने साइंस पे अपना बहुत अच्छा काम किया, तो ऐसा आपका कौन सा मेमोरी है जो आपको लगा होगा किसी साइंटिस्ट से मिलके कि नहीं ये मज़ा आ गया इनके इनसे मिलके, ऐसा? ऐसा तो बहुत बार हुआ है। हम्म। अगर तुम इंडिया में बात करो तो क्वांटम इंफॉर्मेशन में अदिति सेन जी नाम से प्रोफेसर हैं। वो हम्म। HR हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट है इलाहाबाद में, वहां से हैं वो। और उनको आई थिंक रिसेंटली शांति स्वरूप भटनागर में मिला था, 1-2 साल पहले।
तो अगर तुम क्वांटम इंफॉर्मेशन की बात करोगे तो इंडिया में मोस्टली जितने प्रोफेसर्स काम कर रहे हैं क्वांटम इंफॉर्मेशन में, हम्म। हर कोई एक ना एक बार उनके पास जरूर गया है, या तो पोस्ट डॉक्टरेट करने या पीएचडी करने। जैसे मेरे गाइड भी उनके फर्स्ट पीएचडी स्टूडेंट थे। तो ओके। इंडिया में वो हैं। उसके अलावा फिर काफी लोग हैं, जैसे आईएससी के प्रोफेसर हैं, टीआईएफआर के हैं, जो क्वांटम कंप्यूटर्स पे काम कर रहे हैं, उनसे भी मिलने का मौका मिला है। और बाहर जैसे मैं बता रहा था पहले कि यूएस में गया था मैं कॉन्फ्रेंस के लिए। तो फिजिक्स में सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस होता है जिसको बोलते हैं, मतलब यूजुअली लोग मार्च मीटिंग बोलते हैं, उसका नाम चेंज हो गया है। तो यूएस में मार्च में हर साल होता है। और वहाँ पे मतलब दुनिया भर से आते हैं। तो फिजिक्स का जो भी फील्ड है उसमें तुम्हें कोई ना कोई वहां मिल जाएगा जो काम कर रहा होगा और प्रेजेंटेशन देने में। तो उसी टाइम जब मैं उसके लिए गया था, तो शिकागो में एक है जो मतलब काफी फेमस है क्वांटम इंफॉर्मेशन में, उनके ग्रुप में प्रेजेंटेशन देने का मौका मिला था। तो उस केस में ऐसा था कि मैंने उनको ईमेल किया था कि मैं विजिट करना चाहता हूँ, तो उन्होंने हाँ किया था। तो तब उनके पास गया था। तो ये सब लोग रहे। ओके भैया, जैसे आप पीसीबी वाले थे, ठीक है, फिर आपने जैसे नीट भी दिए है, उसके बाद आपको कुछ कुछ मेडिकल कॉलेजेस भी मिले थे, लेकिन आप नेस्ट के थ्रू सीबीएस में आपका हुआ, तो फिर आप सीबीएस आ गए। तो जब सीबीएस आया, आपने 3 साल सीबीएस में पढ़ाई किया, फिर एमएससी करने के लिए आप बाहर चले गए, अब पीएचडी कर रहे हैं। तो ये रिसर्च वाला जो हमारा फील्ड होता है वो बहुत ही लंबा हो जाता है देखा जाए तो। आप कॉलेज में आपका 5 साल निकल जा रहा है, उसके बाद पीएचडी में भी 5 साल निकल जा रहा है। लेकिन जैसे आप देखा जाए तो आप नीट एस्पिरेंट थे, तो कहीं लगा होगा आपको कि नहीं, अगर मैं नीट में कंटिन्यू मतलब एमबीबीएस कर लेता मैं, तो अभी तक मेरे पास डिग्री होती है, और प्लस डॉक्टर क्या है ना, मतलब एमबीबीएस ऐसा प्रोफेशनल डिग्री होता है कि हम अगर अपने डिग्री लेके घर में भी बैठ जाते हैं तो वही हमारा क्लिनिक, वही हमारा हॉस्पिटल होता है। मतलब एमबीबीएस करने के बाद आप सेटल हो गए, अभी ऐसा होता है अभी के डेट में। तो ऐसा कभी आपको लगा था? अभी के लिए तो मैं खुश हूँ जहाँ हूँ। पर स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत, क्योंकि शुरुआत में ऐसा था ना कि उसी हम्म। चीज के लिए तुम लंबे समय से प्रिपेयर कर रहे हो, तो हाँ हाँ हाँ। इतना जल्दी नहीं छूटता है। तो मे बी हम्म फर्स्ट ईयर में और थोड़ा बहुत सेकेंड ईयर में, पर इतना नहीं। फर्स्ट ईयर तक तो मेरा हो गया था कि मुझे फिजिक्स में ही करना है। और हम्म ऐसा भी नहीं था कि मतलब जब हमारे टाइम में प्रोफेसर्स भी अच्छे थे, सब हेल्पिंग थे। हमारा हम्म बैच काफी अच्छा था इस मामले में, हम्म। मतलब सभी एक तरह से दोस्त थे। तो फिर उसके बाद मतलब ऐसा नहीं हुआ कि मुझे रिग्रेट हो कि मैंने एमबीबीएस छोड़ के फिजिक्स लिया है। बाकी जॉब के सेंस में अभी तक मतलब मेरे लिए ऐसा रहा है कि जॉब इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा है अभी तक। पर हाँ, अब मुझे सोचना पड़ेगा कि आगे क्या करना है, क्योंकि फाइनल ईयर आ गया। हाँ। तो मे बी अब ऐसा लगे, पर अभी तक ऐसा नहीं हुआ। वैसे आप लोग का फेलोशिप ही इतना काफ़ी रहता था भैया, कि आप लोग अपनी स्टडीज़ के साथ बाकी चीज़ें भी आराम से मैनेज कर सकते हैं, इतना अच्छा खासा फेलोशिप मिल जाता है। तो हम्म, जैसे आप, आपका फेलोशिप तो भैया जितना भी आपका यहाँ खर्चा होता होगा उसके बावजूद वो बच भी जाता होगा आप बाकी एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए। हाँ हाँ। हाँ। बच जैसे मतलब काफी बच जाता है हाँ हाँ हाँ। यूजली, क्योंकि अगर तुम मतलब अपना फीस भी ऐड कर लो, मेस का हम्म जो भी लगता है वो सब ऐड कर लो, तो महीने का 10,000 ही खर्चा है। उसके अलावा जो भी तुम करते हो वो तुम्हारे ऊपर है। तुम जितना करना चाहो खर्चा तो उतना कर सकते हो। पर महीने का 10,000 आई थिंक इनफ है। उसमें तुम्हारा सारा कुछ हो जाता है। हो- मतलब आईआईटी बॉम्बे का ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, और यहाँ पे हम्म मेस में ऐसा होता है कि तुम स्टार्टिंग में एक साथ एक सेमेस्टर का देना होता है। तो वो हम्म। सब इसमें कवर हो जाता है। तो उस सेंस में तुम एक तरह से कह सकते हो कि मेरे स्टाइपेंड का मेजर पोर्शन बच जाता है। ओके। तो अगर कोई आईआईटी बॉम्बे से पीएचडी कर रहे हो तो उसको मंथली कितना खर्चा आ जाता होगा भैया? फेलोशिप से ही वैसे तो आप लोग का सब चीज़ हो जाता है, लेकिन जैसे मैं सुना हूँ कि लैब फीस अपना अलग से रहता है, और वहाँ का मैस वैस फीस जो भी है वो तो है ही, तो वो कितना खर्चा आता होगा आपको मंथली?
पर सेमेस्टर 50,700 के आसपास लगता है। तो उसमें 50। तुम्हारा ट्यूशन फीस सारा कुछ होता है, हॉस्टल का हम्म। फीस होता है और मेस का फीस होता है। मेस फीस अभी आई थिंक हमारा 27,000 रुपये है। तो वही 23,700 बेसिकली, हॉस्टल लैब सारा कुछ उसी में आता है। तो ओके। मंथली उसको कन्वर्ट करोगे तो मोर और लेस 10,000 से कम ही पड़ेगा वही तुम्हें दस एक। हजार के आसपास ही। और तो स्टाइपेंड, अगर मतलब नॉर्मल स्टाइपेंड भी तुम करोगे तो 37,000। तो हाँ उस हाँ सेंस हाँ। में तो स्टाइपेंड मतलब आज के टाइम में इतना नहीं है, पर इतना है कि तुम्हारा खर्चा निकल जाता है। हाँ आराम से निकल जाए। मतलब गवर्नमेंट आप अच्छे से पढ़ो और आपको इतना अच्छा फेलोशिप दे देता है कि आप आराम से वहाँ रह सकते हो, और बल्कि अपने फ्यूचर के लिए अगर आप और कुछ प्लान कर रहे हो तो उसको बचा सकते हो बिल्कुल। हाँ, मैं तो बस ये बोलने वाला था कि पर्सनली मैंने इतना नहीं बचाया है, पर मेरे सीनियर्स हैं जिन्होंने म्यूचुअल फंड्स में या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके काफी सेव किया है अभी तक। तो तो वो ऑप्शन है कि तुम काफी कुछ बचा सकते हो, पर वो तो पर्सन टू पर्सन। आप अपने फेलोशिप का कुछ पार्ट ऐसे घर भी भेज देते होंगे क्या भैया? हाँ, मोस्टली घर भेज देता हूँ। हाँ सही सही। जैसे पिछले बार रितम भी ऐसे भी मेरी बात हुई थी ना, तो वो भी बता रहे थे, वो तो अभी उनका पीएचडी हो गया, पोस्ट डॉक कर रहे हैं। तो उनका भी बहुत अच्छा खासा फेलोशिप मिलता है उनको तो उनको वो, और उसमें से आईएनआर में कन्वर्ट करें तो वो और बहुत बड़ा अमाउंट हो हाँ। जाता है। तो किसी भी यहाँ जो टीचर है, जैसे कोई स्कूल के हेड मास्टर है, उनका जो सैलरी रहता है ना उसके आसपास तक का वो अमाउंट तो वो घर भेज देते हैं, इतना अच्छा खासा उनको फेलोशिप मिलता है वहाँ। हाँ, ये तो है। बाहर के केस में ऐसा है कि तुम काफी बचा लेते हो। तो आपका कोई प्लानिंग है भैया पोस्ट डॉक करने का? और अगर प्लानिंग है तो फिर यहीं से इंडिया से करने का आप सोच रहे हो कि बाहर दूसरी कंट्री से? पोस्ट डॉक के लिए मैंने ऑप्शन ओपन रखा है, मतलब ट्राई दोनों जगह के लिए करूंगा। पर हम्म। आई थिंक क्योंकि ऐसा होता है कि पोस्ट डॉक में अगर मैं आज अप्लाई करूंगा तो पूरा प्रोसेस होते होते अगर मिल जाता है तो 1 साल लग जाता है। तो हम्म। मेरा प्लान है इन बिटवीन, अगर नहीं होता है बाहर के लिए पीएचडी खत्म हम्म। होने तक, तो फिर इंडिया में करूंगा 1 साल और फिर बाहर अप्लाई करूंगा। ठीक ठीक। तो इंडिया में अगर 1 साल करे फिर वो कंटिन्यू कर सकते हो बाहर जो कर रहे हो उसको, कि यहाँ आपको छोड़ के जाना पड़ेगा ना, वहाँ ज्वाइन करना पड़ेगा? हाँ, यहाँ छोड़ना पड़ेगा। हाँ पोस्ट वो। डॉक्टरेट बेसिकली जॉब की तरह हो जाता है, मतलब तुम्हें हाँ हाँ। टैक्स देना होता है, तो उसको तुम जॉब के ही तरह ट्रीट करो। तो हम्म। उस सेंस में अगर तुम एक जगह कर रहे हो तो दूसरी जगह ऑब्वियसली नहीं कर सकते, तो तुम्हें यहाँ पे छोड़ के फिर बाहर जाना। अगर आप पोस्ट डॉक कंटिन्यू करते हैं तो उसमें फेलोशिप जो है ये पीएमआरएफ है वो कंटिन्यू रहता है कि उसका कुछ पीएमआरएफ अलग ही सिर्फ रहता है? पीएचडी के लिए है। पोस्ट हम्म। डॉक्टरेट के लिए भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जैसे अभी कुछ साल पहले एएनआरएफ शुरू हुआ है, हम्म। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। तो ओके। कुछ पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप इसके थ्रू भी मिलता है, जिसको नेशनल पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप बोलते हैं। तो ये स्टार्ट होता है आई थिंक 80,000 प्लस एचआरए से। ओके। और इसके अलावा अलग अलग इंस्टीट्यूट्स का खुद का पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप का स्कीम होता है, जिसे इंस्टीट्यूट पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप बोलते हैं। तो वो भी लगभग इसी के आस, तो वो इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट डिपेंड करता है, पर वो 60,000, 70,000 एंड 80,000 प्लस एचआरए ऐसा होता है, डिपेंडिंग ऑन कि तुम्हारा कितना एक्सपीरियंस है पीएचडी के बाद का। तो हम्म। आई थिंक यही दो हैं, बाकी इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट डिपेंड करेगा। कई बार हम्म। इंस्टीट्यूट अपना खुद का पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप का एप्लीकेशन निकालते हैं। कई बार हम्म। ऐसा होता है कि प्रोफेसर के पास रिसर्च के लिए फंड्स हैं, ग्रांट्स हैं, उसके थ्रू वो पोस्ट डॉक्टरल फेलोज लेते हैं। अब जैसे क्वांटम में ऐसा है, गवर्नमेंट ने आई थिंक जब मैंने ज्वाइन किया था तभी नेशनल क्वांटम मिशन शुरू किया था। तो उसके थ्रू अगर कुछ प्रोजेक्ट्स हैं तो उनका अपना खुद का पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप होता है। पर ओवरऑल तुम्हें इसके आसपास ही मिलेगा, 60, 70, 80 का स्टाइपेंड होता है, डिपेंडिंग ऑन कितने साल का एक्सपीरियंस।
ठीक ठीक। मतलब वो जो आपका अभी फेलोशिप है उसी के आसपास ही होता है, कुछ कुछ बस ऊपर नीचे रहेगा तो रहेगा, जो कि हाँ। काफ़ी है। हम्म। तो भैया ये तो हो गई पोस्ट डॉक की बात। लेकिन आप कभी सोचे होगे पीएचडी के बाद पोस्ट डॉक नहीं, मैं सीधा जॉब करता हूँ जो अपना काम किया हूँ उसी से रिलेटेड, या जैसे आप बता रहे थे कि आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है, मतलब प्रोफेसर बनना हम्म। है आपको, ऐसा आप सोच के रखे हो, तो फिर उसके लिए आपको अप्लाई करना है, ये आपने सोचा है कि पोस्ट डॉक ही अभी तक है, कि अभी पहले पोस्ट डॉक कर हाँ, लेना है ऐसा? बैक ऑफ द माइंड है कि करना, क्योंकि ऐसा है कि जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। हाँ हाँ। कि अगर तुम्हारे पास ज्यादा एक्सपीरियंस है तो तुम बेसिकली एक स्ट्रॉन्गर कैंडिडेट हो। और एक्सपीरियंस तुम्हें या तो पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप से मिलता है या जॉब से मिलता है तुम्हारे फील्ड में। हम्म। तो वो भी है। मतलब मैं ट्राई करता रहूंगा, मतलब क्योंकि इवेंचुअली फाइनल गोल तो वही है, प्रोफेसरशिप के लिए। तो पर ये है कि एटलीस्ट 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए अगर तुम्हें किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना है तो। ओके। तो उस सेंस में हाँ, मतलब पोस्ट डॉक्टरेट भी है, जॉब भी है, और मतलब डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने का भी प्लान है। तो जो ठीक, मिल जाए मतलब आप उसमें। पोस्ट डॉक करते करते जॉब हाँ, कर सकते हो, ऐसा रहता है? ठीक ठीक। मतलब अप्लाई तो एटलीस्ट कर ही सकता हूँ, मिल जाए तो छोड़ के हाँ वहां ज्वाइन कर सर। हाँ हाँ। ये जैसे मैं कुछ कुछ ऐसा सुना था, मतलब एग्जैक्टली ये सही है नहीं ये मैं कंफर्म तो नहीं हूँ, लेकिन कई लोग जॉब करते करते, सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बोल रहा हूँ, कोई गवर्नमेंट जॉब अपना लग भी जाता है ना, उसके बावजूद हम पीएचडी कर सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट अप्रूव करती है आप अगर हायर स्टडीज करना चाह रहे हैं तो। और उनका ना ये क्या बोलते हैं, उनका जो सैलरी रहता है वो भी कंटिन्यू रहता है, तो ऐसा कुछ इसके बारे में पता है आपको? हाँ, इसे एक्सटर्नल पीएचडी बोलते हैं। तो हम्म। मान लो कि तुम असिस्टेंट प्रोफेसर का तुम्हारा कहीं भी जॉब लग गया मास्टर्स के बाद डायरेक्टली, तो हम्म। उसके बाद तुम मास्टर मतलब अपना जॉब करते करते भी पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। ओके। और तो उसमें जैसे पीएचडी में क्या होता है कि 1 साल का कोर्स मतलब जगह पे डिपेंड करता है, 1 साल या 6 महीने का कोर्स वर्क होता है। तो हम्म। बस ये है कि तुम्हें अपने पीएचडी का जो तुम्हारा ड्यूरेशन है उसके टाइम में एटलीस्ट एक सेमेस्टर तुम्हें अपना कोर्स वर्क देने के लिए आना पड़ेगा करने के लिए। पर अदरवाइज तुम वैसे कंटिन्यू कर सकते हो, जॉब करते करते भी पीएचडी कर सकते हो। तो उसमें दो ऑप्शन आई थिंक, एक एक्सटर्नल पीएचडी बोलते हैं और एक होता है पार्ट टाइम पीएचडी। हाँ तो हाँ। ये दोनों ही ऑप्शन होते हैं और ये बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ये ऑफर करते हैं। ठीक। ये पार्ट टाइम पीएचडी जैसे ओपन यूनिवर्सिटीज में होता है वैसा ही टाइप कुछ होता होगा क्या भैया? पार्ट टाइम आई थिंक जैसे नॉर्मली पीएचडी में ड्यूरेशन सेट होता है कि तुम्हें इतने साल में फिनिश करना है। हाँ हाँ। पार्ट टाइम में आई थिंक थोड़ा लंबा ड्यूरेशन होता है। और इसके अलावा मतलब अब मुझे ज्यादा डिटेल्स याद नहीं आ रहे हैं, पर शायद कोर्स वर्क में थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन होता है एज सच, और फीस ये सब भी डिफरेंट होते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन ओके। तुम पीएचडी में कौन सा प्रोग्राम ज्वाइन कर रहे हो, फुल टाइम पार्ट टाइम या एक्सटर्नल, उसके बेसिस पे चीजें थोड़ी डिफरेंट हो जाती हैं। हाँ मतलब मुझे एग्जैक्टली exactly याद नहीं है, पर ये ओपन वाला सिस्टम हो सकता है कि तुम जहाँ पे हो तुम वहीं पे रिसर्च कर सकते हो, जैसे अगर तुम किसी गवर्नमेंट लैब में हो या हाँ किसी हाँ। प्राइवेट इंडस्ट्री में भी हो, तो रिसर्च तुम वहीं कंटिन्यू कर सकते हो, पर तुम्हारे किसी एक इंडियन यूनिवर्सिटी में तुम्हारे सुपरवाइजर हो जो तुम्हारे काम को सुपरवाइज कर रहे हाँ, मतलब ये बेसिकली देखा जाए तो सुपरवाइजर के ऊपर बहुत डिपेंड करता होगा भैया कि आपके सुपरवाइजर कैसे सपोर्टिव है या नहीं, क्योंकि कई लोग का हो। ऐसा रहता है ना, वो पीएचडी कंटिन्यू कर नहीं सकते, उनको जिनको फाइनेंशियल थोड़ा प्रॉब्लम रहता है कि उनको कुछ ना कुछ अर्न भी करना है और अपना पीएचडी भी कंटिन्यू रखना है, मतलब जिनको जेआरएफ नहीं मिलता वो बता रहे हो, और सिर्फ यूनिवर्सिटी के बेस पे हम पीएचडी करें, तो यूनिवर्सिटी जैसे हमारा हो गया रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी, वो 10-15 हज़ार के आसपास उनका स्टाइफंड रहता है शायद, जो यूनिवर्सिटी का जो पीएचडी एंट्रेंस होता है ना वो क्लियर करके जाते हैं, तो उनके लिए 5 साल तक पीएचडी करना,
अपने एक्सपेंसेस मैनेज करना, और घर भी कई लोग रहता है, सब चीज़ मैनेज करके चलते रहते हैं, तो उनके लिए थोड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये जो ओपन पीएचडी होता है उनके लिए रहता होगा। हाँ, वो भी ऑप्शन है, मतलब डिपेंडिंग ऑन तुम्हारा सिचुएशन, मतलब ऐसा है हाँ कि हाँ। काफी ऑप्शन है तुम्हारे पास चूज करने का। ठीक ठीक। भैया जैसे मेरा जो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में है दीदी, विद्या दीदी से मेरा बात हुआ, सुनंदा दीदी से भी मेरा कॉल पे बात हुआ, उनका भी पॉडकास्ट कुछ दिन बात करने वाला हूँ। तो सुनंदा दीदी शायद अभी उनका सेकेंड ईयर क्लियर हुआ पीएचडी का। तो वो बता रही थी कि हम 2 साल तक पीएचडी कैंडिडेट रहते हैं, फिर उनका कुछ एग्ज़ाम होता है, वो क्लियर होता है, उसके बाद हम पीएचडी स्टूडेंट बनते हैं करके, या पीएचडी फेलो बनते हैं, जो भी एक टर्म बताई। तो आप लोगों का भी ऐसा कुछ रहता है? वो इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट डिपेंड करता है। सुनंदा कहाँ हाँ, से कर रही है? वो वही न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में ही है, सेम विद्या दीदी जहाँ है वही। अच्छा। हाँ हाँ, तो जो वो बोल रही है उसको कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम बोलते हैं। हाँ। तो हाँ। क्या होता है कि जब तुम पीएचडी ज्वाइन करते हो तो स्टार्टिंग में तुम्हें कुछ कोर्स वर्क करना होता है अपनी फील्ड से रिलेटेड, या जो भी तुम्हारे डिपार्टमेंट का पॉलिसी है। तो हम्म जैसे यहाँ आईआईटी बॉम्बे में ऐसा है कि हमें 34 क्रेडिट्स कंप्लीट करने होते हैं एक साल के अंदर। तो हम्म। ये इस एक साल के पीरियड में तुम प्रॉपर पीएचडी फेलो नहीं होते हो, तुम बस कोर्स वर्क कर रहे होते हो और तुम अलग अलग लैब में जाके विजिट कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन इंस्टीट्यूट। जैसे मेरे केस में मेरा शुरू से ही डिसाइडेड था कि मेरे को किसके अंडर काम करना है, तो वो डिपार्टमेंट का खुद का पॉलिसी होता है। और जब तुम कोर्स वर्क पूरा कर लेते हो उसके बाद एक एग्जाम होता है जिसे कॉम्प्रिहेंसिव या प्री पीएचडी एग्जाम भी बोलते हैं कई बार। तो हाँ कई हाँ। इंस्टीट्यूट्स में ऐसा होगा कि तुम्हें ये एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा तभी तुम पीएचडी स्टूडेंट माने जाओगे। कई जगह ऐसा होता है कि अगर तुमने कोर्स वर्क कर लिया है तो दैट इज इनफ, तुम्हें एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। और कई बार ऐसा भी होगा कि तुम्हें कोर्स वर्क के बाद एक प्रेजेंटेशन देना होता है जिसे रिसर्च प्रपोजल बोलते हैं। हाँ हाँ। तो वो भी एक ऑप्शन है, पर वो इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट डिपेंड करता है। आईआईटी बॉम्बे में सिर्फ तुम्हारा कोर्स वर्क था कि तुमने कोर्स वर्क पूरा कर लिया, 34 क्रेडिट्स इन 1 ईयर। तो तुम्हें बस एक फॉर्म सबमिट करना होता है और उसके बाद तुम प्रॉपर पीएचडी स्टूडेंट हो जाते ओके। तो जैसे आप हो। लोगों पर का कुछ पीएचडी जगह, कं हाँ 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 हाँ, भैया बताइए। तो मतलब कुछ जगह तुम्हें ऐसे मिलेंगे जहाँ पे तुम्हें रिसर्च प्रपोजल प्लस कॉम्प्रिहेंसिव दोनों देना पड़ेगा। हाँ कई हाँ। जगह ऐसे होंगे जहाँ पे सिर्फ रिसर्च प्रपोजल होगा और कई जगह ऐसे होंगे जहाँ सिर्फ कॉम्प्रिहेंसिव होगा। तो वो बेसिकली डिपार्टमेंट और इंस्टीट्यूट का पॉलिसी होता के ऊपर डिपेंड करते हैं। है। तो भैया आप लोग को जब पीएचडी शुरू होता है और पीएचडी कंटिन्यू जब होता है, तो आप लोग को कितने महीने महीने में आप लोग को रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है, प्रेजेंटेशन करना पड़ता है, इसका क्या रहता है पूरा प्रोसेस? यूजुअली पर ईयर होता है, साल में पर एक बार तुम्हें करना होता है। ओके। तो जैसे मैंने जुलाई में ज्वाइन किया था तो मेरा पीरियड, मतलब इंस्टीट्यूट के रिव्यू का पीरियड होता है जुलाई से सितंबर के बीच में। तो हर हम्म। साल अ, तुम प्रेजेंटेशन करते हो और एक रिपोर्ट सबमिट करते हो। उसके बेसिस पे तुम्हारी एक डॉक्टोरल कमेटी होती है जो डिसाइड करती है कि तुमने पिछले एक साल में काम कैसा किया है, और वो तुम्हारा काइंड ऑफ रिसर्च डायरेक्शन भी सेट करते हैं। ओके। मेनली सुपरवाइजर के हाथ में होता है जो मेजर तुम्हारा थीसिस किस डायरेक्शन में जाएगा वो सब। पर कुछ केसेस में तुम्हारी डॉक्टोरल कमेटी भी रिकमेंड कर सकती है कि तुम कुछ दूसरा कर सकते हो या ये यहाँ पे तुम इम्प्रूव कर सकते हो उससे रिलेटेड। पर क्योंकि मेरा साथ में पीएमआरएफ भी है तो मेरा इंस्टीट्यूट हम्म। का रिव्यू ये जुलाई से सितंबर में होता है, और एक पीएमआरएफ का रिव्यू अलग से होता है, वो नवंबर और दिसंबर में होता है। तो मतलब ओके। मैं दो रिव्यू करता हूँ पर इन जनरल एक रिव्यू होता है पर year। ठीक। मतलब आप लोग का 2 रिव्यू जरूरी होता है, तभी वो फेलोशिप भी कंटिन्यू होता है, जैसे आप पहले बता रहे थे। अगर वो सही नहीं रहा तो कम भी हो जाता है फेलोशिप। तो आपका तो अभी पूरा कंटिन्यू चला ही होगा ना भैया, फर्स्ट ईयर से फिफ्थ ईयर तक? ऐसा कोई हाँ, प्रॉब्लम तो नहीं ही आया होगा? अभी तक नहीं आए हैं। अब बस ये मेरा दिसंबर में लास्ट रिव्यू है, उसके बाद तो और होगा भी। ओके।
ये जैसे कोई स्टूडेंट है जो, जैसे हम ट्वेल्थ के बाद ना उतना अवेयर नहीं रहते, जैसे अभी JEE और नीट का इतना ज़्यादा क्रेज़ है, जिसको देखो वो जो भी साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट है, अगर वो PCM वाला है तो JEE का प्रिपरेशन कर रहा है, वो PCB वाला है तो नीट का प्रिपरेशन कर रहा है। तो फिर उसके बीच में ऐसा होता है कि इतना कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया कि हम CBS का भी एग्ज़ाम दिए और हम CBS में आ गए। ठीक है, फिर CBS में आने के बाद हमको समझ आता है कि रिसर्च क्या होता है, और खासकर जो हमारा इंटर्नशिप हम कर रहे हैं, हम डिसर्टेशन कर रहे हैं, उसके थ्रू ही हम हमारा माइंड क्लियर होता है कि हाँ हमको रिसर्च में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। तो आप स्टूडेंट्स के लिए ऐसा क्या मैसेज देना चाहेंगे जो रिसर्च में जाना चाहते हैं, कि क्या उनका माइंड सेट होना चाहिए? रिसर्च में आई थिंक मैटर करता है कि तुम इनिशियली अपने माइंड को ओपन रखो, क्योंकि कई बार मतलब मैंने देखा है और ऐसा मतलब है भी कि जिसमें तुम अपना वो कर रहे हो, मास्टर्स थीसिस कर रहे हो, या मान लो तुमने बैचलर्स में कोई इंटर्नशिप शुरू किया, तो जिस फील्ड में तुम कर रहे थे तुम इवेंचुअली उसी को एंड तक कंटिन्यू करते रहते हो। हम्म। तो आई गेस मेरा एडवाइस होगा कि स्टार्टिंग में अपने आप को ओपन रखो, अलग अलग फील्ड का एक्सपोजर लो, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि जो तुम्हें पढ़ के लगे कि ये इंटरेस्टिंग नहीं है, पर उसे एक्चुअली में करने जाओ तो वो तुम्हारा इंटरेस्ट वहाँ पे चेंज हो सकता है। तो उस सेंस में, क्योंकि अभी जैसे तुम लोग यूनिवर्सिटी में, CBS के लोग यूनिवर्सिटी में हैं, तो हाँ। तुम्हारे पास ऑप्शन है कि CBS हम्म। मतलब यूनिवर्सिटी में फिजिक्स डिपार्टमेंट है, वहां पे जाके तुम देख सकते हो कि लोग कैसा कैसा रिसर्च कर रहे हैं। उस बेसिस पे भी तुम अपना फील्ड डिसाइड कर सकते हो। क्योंकि मास्टर्स के टाइम मुझे याद है कि हमने किया था, हमारे जितने भी प्रोफेसर्स थे जो अलग अलग फील्ड में काम कर रहे थे, हमने सबके लैब में जाके एक बार देखा था कि वो क्या काम कर रहे हैं, और उनसे पूछा था कि आप क्या कर रहे हो, एक बार हमें बताओ। तो उस बेसिस पे फिर तुम डिसाइड कर सकते हो कि इवेंचुअली तुम्हें क्या अच्छा लगता है या तुम्हें क्या करना है। पर ये है कि स्टार्टिंग में बस अपना माइंड ओपन रखो, अलग अलग चीजों को एक्सपीरियंस करो और फिर डिसाइड करो। ओके। ये तो जैसे आपका जो टॉपिक है क्वांटम के ऊपर आप काम कर रहे हैं, और आपके इंस्टीट्यूट में और ऐसा कौन कौन सा इंटरेस्टिंग काम हो रहा है जो आपको देख के लगता होगा कि नहीं ये टॉपिक भी इंटरेस्टिंग था, या फिर कभी ऐसा लगा है कि हाँ इसमें मेरे को जाना था, या फिर और ऐसा क्या क्या काम चल रहा है जो आपके फ्रेंड्स कर रहे होंगे, उसके बारे में मुझे जानना था थोड़ा। क्वांटम में तो यही है, मतलब क्वांटम में भी तुम देखोगे तो मतलब अलग अलग लोग अलग अलग चीजों पे काम कर रहे हैं। जैसे हमारे डिपार्टमेंट में 3 प्रोफेसर हैं, तीनों हम्म। अलग अलग डायरेक्शन में काम करते हैं क्वांटम इंफॉर्मेशन में, वो तो है ही। पर मेरे मास्टर्स के ही टाइम मतलब बायोफिजिक्स का एक मैंने लैब विजिट किया था, तो हम्म। उनका काम मुझे इंटरेस्टिंग लगा था। तो उनका बेसिकली यही होता है कि सेल्स के अंदर कई सारे ऐसे फिजिकल फिनोमिना होते हैं जिसे तुम फिजिक्स के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे हाँ। अगर तुम बात करो किसी बैक्टीरिया की, कोई बैक्टीरिया अगर मूव कर रहा है तो वो कैसे मूव करता है, या तुम्हारे मसल फाइबर्स कैसे काम कर रहे हैं। तो उस सेंस में उनका एक्सपेरिमेंट काफी इंटरेस्टिंग था। तो तब मुझे लगा था कि हाँ मैं इसमें भी कर सकता था। और हम्म। वैसे ही यहाँ पे भी है कई लोग, जब तुम जैसे हमारे डिपार्टमेंट का खुद का एक सिंपोजियम होता है हर साल, तो उसमें लोग अपना अपना वर्क प्रेजेंट करते हैं। तो कई बार ऐसा मतलब कोई बायो फिजिक्स में काम कर रहा है, कोई दूसरे फील्ड में काम कर रहा है एक्सपेरिमेंट्स में ही। तो कई बार ऐसा मुझे लगता है कि हाँ एक्सपेरिमेंट्स में ये सब इस फील्ड में भी जा सकता है। तो मेन मैं कहूँगा कि एक बायो फिजिक्स है, और थियरी में एज सच नहीं, पर हो सकता है तुम लोग को इंटरेस्टिंग लगे। एक ग्रुप है जो सर्न में जो पार्टिकल एसिलेटर है एलिस, उनके थ्रू उनका कोलैबोरेशन है, तो उनके स्टूडेंट्स उसमें काम करते हैं उसके डेटा पे। कुछ हैं जो ग्रेविटेशनल वेव्स पे काम करते हैं, कुछ हैं जो पार्टिकल फिजिक्स कर रहे हैं। तो इस सेंस में क्योंकि डिपार्टमेंट में बहुत सारे डाइवर्स ग्रुप है, तो ये है कि इस टाइप हम्म। का तुम्हें एक्सपोजर काफी मिलता है कि अलग अलग लोग भी काफी कुछ इंटरेस्टिंग कर रहे हैं।
तो भैया मेरा भी, मैं भी 11 12 में पीसीबी स्टूडेंट ही था, आप भी जैसे पीसीबी स्टूडेंट रहे हैं। लेकिन आपने अपने बैचलर्स के बाद, नहीं हमारे सीबीएस में तो ऐसा होता है कि सेकेंड ईयर में ही हमको सब्जेक्ट लेना पड़ता है। तो एज अ पीसीबी स्टूडेंट हमको फिजिक्स तो अच्छा लगता है, उसका कॉन्सेप्ट सुन के देख के अच्छा लगता है, लेकिन जहाँ उसमें मैथ्स आ जाता है और फार्मूला आ जाता है फिर डर लगता है। और कहीं ना कहीं मैं बायोलॉजी लिया सेकेंड ईयर में। तो मेरा भी एक सोच था, जैसे मैं दो ऑप्शन मैं भी रखा था कि मैं सोच रहा था फिजिक्स लूँ क्या करके, लेकिन मेरे को डर था मैथ से और वही फॉर्मूला से करके मैं फिजिक्स लेने का नहीं सोचा, बायोलॉजी ही कंटिन्यू किया। तो आपके मन में भी ये रहा होगा, मतलब आपको डर था कि नहीं फॉर्मूला का या फिर मैथ्स का? और सिर्फ एमएससी तक नहीं, आपने तो, आप तो पूरा पीएचडी तक पहुंच गए हैं, तो कहीं प्रॉब्लम हुआ है एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट? मे बी मैथमेटिक्स में थोड़ा बहुत, क्योंकि मतलब इतना एक्सपीरियंस नहीं था मुझे मैथमेटिक्स में, और कई बार ऐसा होता है कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम तुम्हें लगेगा कि थोड़ा बहुत डिसएडवांटेज है क्योंकि तुमने फॉर्मली मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा है। पर हाँ। ओवरऑल आई थिंक बस मतलब जब तक तुम्हें टेस्ट देना है तब तक ही इशू है। उसके बाद तो पीएचडी ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें कोई रिटन एग्जाम देना है तभी तुम्हारी पीएचडी पूरी होगी। तो उस सेंस में जैसे जैसे चीजें तुम्हें जरूरत पड़ती हैं तुम वैसे उसको सीख सकते हो। तो हम्म। पीएचडी में मैं भी कह सकते हो इतना मैटर नहीं करता। बट ओवरऑल मेरे लिए ऐसा था कि मुझे वो चीजें ज्यादा पसंद आती है जिसको तुम समझ के कर सकते हो, मतलब मुझे ज्यादा याद रखने वाली चीजें अच्छी नहीं लगती हैं। तो उस हाँ। सेंस में मतलब फिजिक्स मेरे लिए एक अच्छा चॉइस था। और मैथमेटिक्स मतलब मेरे हिसाब से काफी ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है। तो मैथमेटिक्स में मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं बना। तो फिजिक्स कह सकते हो कि दोनों के बीच का चीज था, जिसे तुम हाँ समझ भी बीच का। सकते हो और जिसे तुम मतलब थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट से एक्सप्लेन भी कर सकते हो, क्योंकि तुम रियल लाइफ में उस टाइप की चीजों को एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो हम्म। उस सेंस में मतलब मे भी कभी ऐसा नहीं लगा मुझे कि काफी ज्यादा डिफिकल्ट है या कैसे होगा। वही है कि कुछ टॉपिक्स हैं जो डिफिकल्ट हैं, तो वो तो उसका तो कुछ नहीं कर सकते, जैसे तैसे करना ही पड़ेगा। करना ही पर पड़ेगा। इवेंचुअली अब मैं अपने टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट में हूँ जो मैथ्स में इतना हेवी भी नहीं है और मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, तो आई गेस इवेंचुअली अच्छा डिसीजन था। ठीक। भैया जैसे अभी के टाइम में ऐसा है कि आप साइंस में आगे बढ़ रहे हो, मतलब रिसर्च फील्ड में आगे बढ़ रहे हो, तो कोडिंग और कोई लैंग्वेज हो गया जैसे पाइथन हो गया या और जो भी लैंग्वेज होती है, हम लोग जैसे सी प्लस प्लस पढ़ते थे, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है ना? तो आपको कौन कौन सा लैंग्वेज बहुत काम आया है आपके पूरे रिसर्च, ड्यूरिंग आपके रिसर्च में? और कौन कौन सा लैंग्वेज है जो स्टूडेंट को सीखना ही चाहिए, जो आगे बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा उनके लिए एज अ साइंस स्टूडेंट? आई थिंक आजकल के टाइम में अगर तुम्हें कोई एक लैंग्वेज आती है तो तुम्हारा काम चल जाता है। और हम्म। मोर और लेस ज्यादातर सभी लोग तुम देखोगे कि पाइथन यूज करते हैं। तो हम्म। अगर तुम्हें पाइथन आता है तो आई थिंक इनफ है, उसमें सारा कुछ हो जाएगा। तुम्हारे जॉब पर्सपेक्टिव से भी अगर तुम्हें कोडिंग रिलेटेड कोई जॉब करना है इन फ्यूचर, हाँ। या तुम्हें साइंस में ही रहना है, जैसे तुम कंप्यूटेशनल फिजिक्स कर रहे हो, कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री या कंप्यूटेशनल बायोलॉजी कर रहे हो, तो सब हम्म। पाइथन के थ्रू हो जाएगा। तो और यूजली लोग पाइथन यूज करते हैं। ये भी मतलब काइंड ऑफ ग्रुप डिपेंडेंट है कि तुम किस सुपरवाइजर के अंडर कर रहे हो। जैसे मेरे केस में हम पाइथन ही यूज करते हैं ज्यादातर। तो मैंने पाई मतलब क्योंकि सीबीएस में तो हमने सी सीखा था, पर आई थिंक किसी एक सेमेस्टर में दोबारा से कोडिंग वाला कोर्स आता है जिसमें वो हमें अलग अलग लैंग्वेज सिखाते हैं। केमिस्ट्री हाँ। बायो में शायद मैथमेटिका था, और हाँ फिजिक्स मैथमेटिका मैथमेटिक्स रहता के लिए पाइथन था। है। हाँ। पाइथन और फोर्ट्रेन शायद ये दोनों होता है। हाँ। तो उस सेंस में कोई भी एक लैंग्वेज सीखोगे चलेगा, क्योंकि तुम चाहो तो सी में भी कोडिंग कर सकते हो, तो कंप्यूटेशनल फिजिक्स हम्म। कर सकते हो। सी प्लस प्लस में भी कर सकते हो, फोर्ट्रान में भी कर सकते हो। इसके अलावा कुछ नए लैंग्वेजेस हैं, जैसे एक जूलिया है जो लोग प्रेफर करते हैं, और एक आर नाम से भी लैंग्वेज है जो आई थिंक मैथ्स वाले ज्यादा यूज करते हैं।
तो हम्म। मोर और लेस दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक जो मैं यूज करता हूँ पाइथन हो गया, जो नॉर्मल न्यूमेरिक्स के लिए यूज करते हैं। और एक मैथमेटिका है। मैथमेटिका में तुम सिंबॉलिक कंप्यूटेशन आसानी से कर सकते हो। तो कई बार क्या होगा कि जब तुम पीएचडी में कर रहे हो ना, तो पीएचडी के टाइम में कुछ रिसर्च प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जिसमें तुम जब एनालिटिक सॉल्यूशन उसका निकालने जाओगे तो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो हम्म। हाथ से तुम्हारे लिए सॉल्व करना इतना इजी नहीं। तो उसके लिए वो सेम एनालिसिस तुम मैथमेटिका में कर सकते हो, और वो तुम्हें जैसे हम पेन पेपर में सॉल्व करते हैं तो वेरिएबल्स के फॉर्म में हमें आंसर मिलता है, हाँ मैथमेटिका भी हाँ। तुम्हें उस टाइप का आंसर दे सकता है। तो हम्म। मैथमेटिका उस सेंस में हेल्प करता है जब तुम्हें सिंबॉलिक कंप्यूटेशन करना हो, और पाइथन न्यूमेरिक कंप्यूटेशन में हेल्प करता है। तो ये दो मोर देन इनफ है। तो ये तो वो अभी कोडिंग लैंग्वेजेस के बारे में बात किया, अब बताया आपने। और जैसे अभी एआई तो सभी चीज़ों में एआई यूज़ हो रहा है, तो आप कितना यूज़ करते हैं एआई, और आपके लिए कैसे वो हेल्पफुल है? जैसे अभी तो हम लोग नॉर्मली यूज़ करते रहते हैं, वो इमेज जनरेशन के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, वीडियो जनरेशन के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन रिसर्च में और ख़ासकर आप जिसमें काम कर रहे हैं तो उसमें आप भी यूज़ करते होंगे, और कैसे आपके लिए हेल्पफुल रहता है वो? इनिशियली मैं प्रिफर नहीं करता था एआई यूज करना, पर हाँ। तुम्हारा काम काफी आसान हो जाता है अगर बात करें तो। पर यह है कि रिसर्च में अगर तुम एआई यूज कर रहे हो तो तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। क्योंकि हम्म। कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है और मैंने सुना भी है कि एआई जो तुम्हें आंसर देगा वो एक्चुअली करेक्ट नहीं होता है, या वो ऐसे हम्म। रेफरेंसेस दे देता है जो रेफरेंस एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो हम्म। अगर तुम्हें थोड़ा बहुत नॉलेज है कि तुम जिस चीज में यूज करने वाले हो रिसर्च में, अगर किस रिसर्च टॉपिक में एआई को यूज कर रहे हो, तो विथ केयरफुल एंड जुडिशियस यूज काफी हेल्पफुल होता है। जैसे मैं मेजरली यूज करता हूँ, जैसे मुझे कोई पेपर लिखना है, तो पेपर में मैंने कुछ स्टेटमेंट लिखा, तो स्टेटमेंट को अच्छी इंग्लिश में अच्छे ग्रामर से लिखने में उसमें एआई हेल्पफुल है। और कई बार हम्म। जैसे तुम पब्लिशिंग के लिए जाते हो, तो कुछ जर्नल्स में स्पेसिफिक पब्लिकेशन का स्पेसिफिक वर्ड लिमिट होता है, और उनका मतलब कुछ एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है जिसमें तुम्हें चीजों को लिखना पड़ता है। तो हाँ एआई हाँ। उस मामले में काफी हेल्पफुल है कि वो सेम आइडिया को कम वर्ड्स में एक्सप्रेस करने में हेल्पफुल है। और फिर कोडिंग में काफी अच्छा है कि जो तुम्हें करना है तुम बस उसको बोलो और वो तुम्हें उस लैंग्वेज में वो कोड लिख के दे देगा। तो एज हम्म। लॉन्ग एज तुम्हें थोड़ी बहुत कोडिंग आती है, और हाँ। तुम्हें मतलब ओवरऑल मेजर आइडिया है कि तुम्हें कैसे रिजल्ट्स तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो उसको तुम एआई के साथ कंबाइन करके चीजें और ज्यादा फास्ट कर सकते हो। तो वहां पे वो हेल्पफुल। इसके अलावा आई थिंक रिसर्च स्पेसिफिक कई सारे टूल्स हैं एआई में आजकल, तो मैंने नहीं यूज किया है, पर मैंने सुना है कि उस सेंस में भी लोग उसको यूज करते हैं। पर मेरे लिए मेजर ये दो है, एक लैंग्वेज ठीक करना, दूसरा कोडिंग में हेल्प लेना। तो आप मेनली कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करते होगे भी, अगर इसके लिए भी आप यूज़ कर रहे हो तो? चैट जीपीटी। चैट जीपीटी। अभी क्लॉड बहुत बूम हो रहा है, क्लॉड बहुत यूज़ कर रहे हैं। मेरे प्रेफरेंस में मुझे लगा कि चैट जो जीपीटी में तुम ज्यादा एटलीस्ट तुम ज्यादा सर्च कर सकते हो। हम्म। क्लाउड मैंने ट्राई किया था, पर मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस मुझे उतना अच्छा नहीं लगा फ्री वर्जन में। हम्म। जेमिनी भी मैंने ट्राई किया था, और हम्म। क्या ट्राई किया, परप्लेक्सिटी है एक। परप्लेक्सिटी, हाँ हाँ। हाँ, तो ये तीनों भी मैंने ट्राई किया है, पर मे बी क्योंकि स्टार्ट मैंने चैट जीपीटी से किया था तो मेरा उसमें बायस है। पर मतलब मैं वही प्रेफर करता हूँ। हाँ, हम लोग शुरुआत से कोई भी हो, हम लोग भी चैट जीपीटी से शुरू किए ना, तो यूज टू हो गए हैं उसके लिए, तो वो ज़्यादा फेमिलियर लगता है बोला जाए तो।
भैया जैसे हम लोग अपना रिपोर्ट बना रहे थे ना डिसर्टेशन का, तो फिर ऐसा जब मैं जिन गाइड के अपने गाइड के अंडर काम कर रहा था, तो हम लोग फोटो जनरेट करते थे। जैसे कोई हम पैराग्राफ लिखे, और जेमिनी जेमिनाई तो इतना बढ़िया है कि हम वो पैराग्राफ एज इट इज पेस्ट कर देते हैं उसमें, वो उसका फोटो बना के दे देता है। तो उसके लिए अभी तो ये प्रोजेक्ट तक तो ठीक है, चल जाता है, लेकिन अगर हम ऐसा यूज करते हैं तो वो इलीगल रहता होगा क्या? डायरेक्ट हम एआई से जनरेट करके फोटो लगा दे रहे हैं तो। जर्नल टू जर्नल डिपेंड करता है। कुछ हम्म। पब्लिशर्स ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि एआई का बिल्कुल यूज नहीं होना चाहिए। हाँ। कुछ पब्लिशर्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि अगर तुम एआई यूज कर रहे हो तो उसको प्रॉपर साइट करो, तुम बताओ कि हम्म। तुमने यहाँ यहाँ पे एआई यूज किया है। तो ओके। उस पे डिपेंड करता है, पर फिगर्स जनरेट करने के लिए आई डोंट थिंक इतना मैटर करता है, क्योंकि फिगर्स काइंड ऑफ तुम्हारा वे है ना कि तुम कैसे विजुलाइज करना चाह रहे हो। हाँ अगर हाँ हाँ। तुम से अग्री करते हो तो मे बी इट्स फाइन, एज लॉन्ग एज तुम बताओ कि तुमने एआई से जनरेट किया है। पर ओवरऑल आई थिंक अभी भी लोग, मतलब एटलीस्ट पब्लिशर्स, ट्रस्ट नहीं करते हैं एआई को इतना। जब तुम ये कहो कि तुमने एआई के थ्रू लिटरेचर रिव्यू किया है या एआई के का हेल्प लिया है कैलकुलेशन ये सब करने के लिए, तो उन सब चीजों से बचना में भी अभी के लिए बेटर है, अनलेस लोग पॉलिसी चेंज करें। पर एटलीस्ट लैंग्वेज बेटर करने के लिए उन सब चीजों में तो यूज कर ही सकते हैं। उसमें आई डोंट ओके। थिंक कोई इश्यू। हम्म। वही मैं अपने हिसाब से मैं ये सोच रहा था कि जैसे हम कहीं से फोटो निकाल रहे हैं और उसका रेफरेंस दे रहे हैं, तो ठीक है हम फोटो यूज कर ले रहे हैं। हाँ। लेकिन अगर हम जनरेट कर रहे हैं एआई से, तो वो उसको भी कोट कर देंगे हम कि हाँ हमने एआई से जनरेट किया करके। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम एकदम कहीं से छाप दे रहे हैं, ऐसा वाला तो कोई बात नहीं है। जैसे मेरा फ्रेंड था उत्कर्ष, अभी एनसीबीएस में वो आईपीएचडी कर रहा है, पीएचडी उसका अब शुरू हो गया। तो वो जब सेकेंड ईयर में था ना भैया, तो अपने इंटर्नशिप में गया था, और इंटर्नशिप में दिल्ली में कहीं गया था वो, किस इंस्टीट्यूट में एग्जैक्टली मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है। तो उसको ना बुक चैप्टर लिखना था। और उस टाइम हम लोग जब सेकेंड ईयर में थे ना, तो एआई ना, मतलब चैट जीपीटी आया नहीं था, ऐसा कुछ था। और या फिर उसके कुछ टाइम बाद ही आया। तो वो ना आईपैड से ही प्रॉपर वो डायग्राम्स बना रहा था, और वो उसको ही वो बुक चैप्टर में वो प्रिंट होगा या जो भी है वो यूज़ होगा बता रहा था। लेकिन मैं वही सोच रहा था कि अगर उस टाइम एआई आ जाए रहता, तो हम जनरेट कर रहे हैं तो वो भी तो हम ही जनरेट किए हैं ना, तो वो लगा सकता था क्या करके। इसीलिए मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा। आई थिंक प्रॉपर साइटेशन के साथ तुम कर सकते हो, कोई इशू हाँ नहीं है। हाँ। उसके अलावा भी लेकिन और भी बहुत सारे टूल्स एग्जिस्ट करते हैं, मतलब एआई ऑब्वियसली कम टाइम में तुम्हें अच्छा रिजल्ट देगा। पर जैसे हम्म। मैं अपने पेपर्स में पावर पॉइंट के थ्रू बनाता हूँ, वही यूज करता हूँ। ओके। पर अगर बात यह है कि तुम्हें कोई पोस्टर प्रेजेंट करना है हाँ या हाँ हाँ। प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो उसमें आई थिंक चलता है, वो तुम्हारा खुद का, मतलब कह सकते हो वे है कि तुम कैसे प्रेजेंट करना चाहते हो, विजुलाइज करना चाहते हो। हम्म जब चीजें पब्लिश करनी होती हैं तब थोड़ा बहुत मैटर करता है, पर एज लॉन्ग एज तुम साइट कर रहे हो तो चलता है। हम्म। ठीक ठीक। लेकिन अभी देखा जाए तो एआई बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो गया है हमारे लिए, खासकर प्रेजेंटेशन बनाना उसके लिए। जिसके लिए हम लोग दो दो दिन तक बैठ के बनाते रहते थे, वो अब मिनटों में बन जाता है। बस हमको हाँ। कंटेंट बस उसको देना है। और तो वो आईआईटी बॉम्बे में जो हॉस्टल है, वो हॉस्टल भी डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड रहता है क्या भी है? जैसे हम लोग यहाँ रविशंकर में पढ़ते थे, तो हमारा सीबीएस का अलग हॉस्टल था। हालांकि अब ऊपर भी फ्लोर बन गया करके, बाकी डिपार्टमेंट्स वाले भी जितने भी स्टूडेंट हैं वो भी रहते हैं, सब साथ में रहते हैं भाई। लेकिन वहाँ कैसा है कि आपका फिजिक्स डिपार्टमेंट वाले हैं अलग से, वहाँ बायोलॉजी का भी होगा, केमिस्ट्री का भी होगा, और इंजीनियरिंग वालों का भी होगा, तो हॉस्टल्स भी डिवाइडेड है क्या? डिपार्टमेंट वाइज नहीं डिवाइडेड है, पर जैसे अंडर ग्रेजुएट, हाँ पोस्ट हाँ हाँ। ग्रेजुएट और पीएचडी, रिसर्च। हाँ हाँ। हाँ, इस फॉर्म में डिवाइडेड है कि जो अंडर ग्रेजुएट वाले हैं उनके लिए कुछ स्पेसिफिक हॉस्टल है, हाँ हाँ हाँ। मास्टर्स और एमटेक वालों के लिए और पीएचडी वालों के लिए ऐसे भी स्पेसिफिक हॉस्टल्स हैं। पर ओवरऑल ऐसे डिपार्टमेंट वाइज डिवीजन है। ओके।
तो आप लोग का कैसे, आप लोग रूम शेयरिंग में रहते हो भैया, कि आप लोग का प्रॉपर पर्सनल पर्सनल रूम है वहाँ? यहाँ पे ऐसा होता है कि जब तुम ज्वाइन करते हो फर्स्ट ईयर में शेयरिंग बेसिस पे होता है, जिसमें एक हाँ। रूम दो लोग शेयर करते हैं। फर्स्ट ईयर के बाद तुम्हें पर्सनल रूम मिल जाता है, तो एक रूम में ओके एक होता है। भैया, और जो आईआईटी बॉम्बे का जो एरिया है, लोकेशन है, वो कैसा, जैसे हम देखते हैं कि आईआईटी बॉम्बे नाम तो है, लेकिन वो एकदम मेन सिटी में रहता है नहीं, वो ज़्यादातर इंस्टीट्यूट ऐसे आउटर में रहते हैं, जो कि अच्छी बात है भाई। तो ये कहाँ सिचुएटेड है, कौन से एरिया में है ये? आईआईटी बॉम्बे पवई में हम्म। बेसिकली लोकेशन वाइज बोलोगे तो यहाँ पे एक संजय गांधी नेशनल पार्क है, वो हम्म। साइड में है। और दो बड़े लेक्स हैं, एक को पवई लेक बोलते हैं और एक को विरार लेक बोलते हैं। तो दो लेक्स के बीच में सिचुएटेड। तो ओवरऑल मुंबई में तुम्हें हो सकता है कि इतने पेड़ नहीं दिखेंगे, पर कैंपस के हाँ। अंदर काफी हरियाली है। और ओवरऑल क्योंकि दोनों साइड लेक्स हैं और एक बगल में नेशनल पार्क है, तो वाइल्ड लाइफ भी काफी है। तो है ओके। शहर में, पर ऐसा लगता नहीं है अगर एक बार कैंपस के अंदर आ जाए। ओके। तो मेरा ये पूछने का एम ये था भैया कि आप कहीं बाहर बॉम्बे में इतने साल तक रहे हैं, तो आप कहाँ कहाँ घूमने गए हैं, या कैंपस ही बहुत अच्छा लगता है, ज़्यादातर आप कैंपस में ही रहते हैं, या वीकेंड्स पे चले ही जाते होंगे घूमने? यूजुअली जब कोई आता है मिलने, या हाँ। जैसे कोई बाहर से प्रोफेसर आए उनको घुमाना हम्म। है, या हाँ। पेरेंट्स आए रिलेटिव्स आए उनको घुमाना है, तो उनके साथ में घुमा हो। पर इन जनरल ज्यादातर टाइम कैंपस के अंदर ही रहता है, निकल जाता है। बाकी किन जगह घूमने गया हूँ, बेसिकली मुंबई पूरा देख चुका हूँ मैं। फिर मुंबई के पास में ही एलिफेंटा केव्स है, वहां गया हूँ। और ओके। मुंबई में मतलब यही है, बीचेस हो गए, फिर जो फेमस जगह है, गेट हाँ। गेटवे ऑफ इंडिया है आई थिंक। सही जो नाम इंडिया सेलिब्रिटी गेट है, सब गेटवे रहते ऑफ हैं। इंडिया, कोई एक है, हाँ। हाँ। फिर जो जो जैसे, मतलब यूजुअल, क्या कह रहे हाँ थे? हाँ बोलिए भी। मैं बोल रहा था कि जो जो सब एक्टर्स के घर सेलिब्रिटीज दिखने रहते हैं, का, हाँ, उस वाले एरिया में नहीं गए हो क्या आप कभी? हाँ वो भी देखा है मैंने, मतलब वही बाहर से। या, तो यूजुअली अगर ठीक तुम ठीक। किसी को बोलो, जैसे ट्रांसपोर्ट कंपनी से तुम 2000 में एक दिन के लिए गाड़ी बुक कर सकते हो, तो वो फिर तुम्हें हाँ। पूरा मुंबई घुमा देंगे उसमें। आई थिंक ठीक आठ ठीक। घंटे का होता है। तो उसमें वो हाँ। तुम्हें एक्ट्रेस का घर भी दिखाएंगे, बीचेस पे भी ले हाँ। जाएंगे, और भी जो भी मतलब आसपास देखने की जगह है वो सारा कुछ घुमाते हैं। तो कभी ऐसा हुआ है आपके फैमिली वाले या कोई फ्रेंड आए हो वहाँ, और आप घूमे उनके साथ अच्छे से मुंबई? हाँ, कजिन के साथ घुमा हूं मैं। मम्मी पापा तो नहीं आए अभी तक। बाकी पुणे काफी घुमा हूं मैं, क्योंकि पुणे में भी रिलेटिव हैं एक, तो कभी उनसे मिलना होता है तो वो उस साइड घुमा देते हैं। फिर एक बार मेरे, जैसे मैं तुम्हें एलिफेंटा केव्स का बता रहा था, तो हाँ। कनाडा में जिनके साथ मेरा कोलैबोरेशन था वो प्रोफेसर यहाँ आए थे, तो ओके। उनके साथ वो वाला एरिया घूमा। ठीक ठीक। और भैया, अब हम बात करते हैं आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, और आपकी स्कूलिंग के बारे में। तो आपकी स्कूलिंग प्रॉपर वहीं यूपी से ही हुई है भैया? हाँ, यूपी से ही। यूपी में प्रॉपर आप कहाँ से हैं भैया, मतलब कौन से गांव से, शहर से? मतलब ना प्रॉपरली गांव है ना शहर है, तो इसका नाम नौतनवा है। वो नेपाल बॉर्डर से 8 किलोमीटर है, तो मतलब ऐसा बॉर्डर क्या, वाला ही। ठीक ठीक। बॉर्डर वाले और एरिया। मतलब अगर मतलब ऐसे तुम्हें नहीं मतलब नहीं पता चलेगा, लेकिन ये है कि गोरखपुर के पास है, तो गोरखपुर से 80 किलोमीटर है। तो ठीक गोरखपुर ठीक लगभग ठीक। सब लोग जानते हैं। हाँ, तो गोरखपुर मैं सब वहां भी, जानते हैं। हाँ, तो मैं वहां पे भी था, तो मैं कोई मेरे से पूछता है कहाँ से हो, तो मैं जनरली यही बताता हूँ गोरखपुर के पास से हूँ। क्योंकि उससे लोग रिलेट कर लेते हैं आसानी से कहाँ से। अभी हम लोग नेपाल जाने का प्लान कर रहे थे ना भैया, तो सोच रहे थे हम्म। कि पहले गोरखपुर जाएंगे, फिर गोरखपुर से सनौली बॉर्डर वहां से पास पड़ता है ना, ऐसा हाँ, कुछ है? सोनौली हाँ। सोनौली जाने से पहले ही मेरा शहर आएगा आपका गांव। नौतनवा। हाँ हाँ, ठीक ठीक।
तो आपके फैमिली मेंबर्स, मतलब मम्मी पापा क्या करते हैं, भाई बहन क्या करते हैं? मम्मी पापा तो अब रिटायर्ड हैं। हम्म। दो भाई है, एक बहन है। दीदी कनाडा में है। तो वो भी मतलब एक कॉलेज में पढ़ाते हैं वहाँ पे। ओके। भैया, जो बड़े वाले भैया हैं वो यूएस में इंजीनियर हैं। कनाडा और यूएस। ठीक तो ठीक वो ठीक। बेसिकली एक कार कंपनी है, इलेक्ट्रिकल है, रिवियन नाम से। तो हाँ हाँ। उसमें वो हैं। और उनसे छोटे वाले, मेरे से जस्ट बड़े भैया हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में। ओके, आप बस इंडिया में हो, अभी तीनों बाहर है। हम्म, ठीक ठीक। आपका बहुत मतलब एकेडमिक्स देखा जाए और ये सब चीज़ों में फिर बहुत ही स्ट्रांग है अभी आपका फैमिली बैकग्राउंड। हाँ। ये है कि हम चारों में ही सबने, जैसे होता है ना, 10th के बाद मेजर 4 फील्ड होती है। तो हम चारों ने एक एक ऐसे सिलेक्ट किए हुए हैं। जैसे हाँ। मैं मेडिकल से हूँ, यूएस वाले भी नॉन मेडिकल से हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले भी कॉमर्स से हैं, और दीदी आर्ट्स से थी। तो ठीक ठीक चारों। ठीक। तो उन लोगों का पढ़ाई कहाँ कहाँ हुआ है भैया? यूएस वाले जो भैया हैं उन्होंने वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तमिलनाडु में है, हाँ हाँ, वहाँ से। वीआईटी, हाँ। वो हाँ, भी अच्छा वीआईटी। फेमस है। तो मैं वहाँ से हम्म। बीटेक किया था हाँ हाँ मैकेनिकल हाँ। में। और मास्टर्स उन्होंने यूएससी किया है। हम्म। दीदी ने चंडीगढ़ से ही बैचलर्स, बीए, एमए और पीएचडी किया है साइकोलॉजी में। तो हम्म। दीदी का पीएचडी पंजाब यूनिवर्सिटी से है। और ओके। भैया ने बीकॉम किया था यहाँ से, चंडीगढ़ से ही। और फिर मास्टर्स के लिए वो ऑस्ट्रेलिया गए थे। तो उन्होंने मास्टर्स अकाउंटेंसी में की थी, पर उसके बाद हम्म। नर्सिंग में शिफ्ट कर लिया उन्होंने। तो वो नर्स है वहाँ पे बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में। ठीक ठीक ठीक। तो उन लोग तो सब सेटल होंगे भैया, शादी वादी भी हो गया होगा सबका, आपसे सब बड़े हैं दीदी और यूएस वाले भैया दोनों का शादी हो गया है, पर मेरा तो। और ऑस्ट्रेलिया वाले भैया का नहीं हुआ है। ठीक ठीक ठीक। तो भैया आपके फैमिली बैकग्राउंड में भी ऐसा कोई था क्या, कि जो प्रॉपर अब्रॉड में और काम वाम कर रहे हो, या फिर जिनका और पढ़ाई बाहर से हुआ रहा होगा? क्योंकि आप तीन तीन जो भाई बहन है, तीनों भाई बहन आपके बाहर है, और आपका भी प्लान बन सकता है कि आप अपना पोस्ट डॉक बाहर करें या जॉब बाहर। तो ऐसा आपका, मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कनेक्शन कहाँ से मिला, कि सबको बाहर जाने का मोटिवेशन कहाँ से मिला? फैमिली में तो मुझे नहीं लगता कोई है। हम्म। मेरे पापा के एक फ्रेंड हैं, उनके बड़े वाले लड़के थे यूएस में पहले से ही। हाँ पर हाँ। मतलब हमारे फैमिली में कह सकते हो, जो मेरे यूएस वाले भैया हैं उनसे शुरू हुआ था। ऐसा तो क्या? ठीक ठीक। आई थिंक बीटेक के फाइनल ईयर में जब वो थे, तो वो एक बार यूएस गए थे बेसिकली। आई थिंक एक कार, मतलब अलग अलग इंस्टीट्यूट्स अपना खुद का कार बनाते हैं, और इसका रेसिंग टाइप का कुछ होता है इवेंट। तो वो हाँ हाँ उस हाँ। इवेंट में गए थे पहली बार यूएस। तो वहां से आने के बाद उनको था कि इनको वहीं से पढ़ना है। तो ठीक ठीक उनसे ठीक। शुरू हुआ था, फिर वो गए, फिर मेरे ऑस्ट्रेलिया वाले भैया गए, उसके बाद दीदी गए। मतलब तो आपके ऐसा फैमिली है। ने ही ट्रेंड चालू किया बोला जाए तो। हाँ, काइंड ऑफ कह सकते हैं, ऐसा है एटलीस्ट। ठीक। हाँ, उसके बाद क्योंकि और भी मतलब मेरे चाचा के बच्चे हैं, वो तीनों भी उनके बाद ही बाहर गए। वो भी बाहर ही है अब्रॉड हाँ। में? कहाँ हाँ, कहाँ है वो भैया वो लोग? यूएस और कनाडा। ठीक ठीक ठीक। आप लोग धीरे से पूरा एक देश खरीद लोगे लगता है। तो और वैसे आपके मम्मी पापा रिटायर्ड है बता रहे थे, तो वो कौन से जॉब में थे भैया? मम्मी तो हाउस वाइफ है। मम्मी ने हम्म। नहीं किया ऐसा कुछ जॉब, पर पापा का बिजनेस था। पर ओके। ये था कि अब जब चारों सेटल्ड हो गए थे, तो फिर बोले कि आप आराम करो। हाँ तो सही फिर बात है। तो कौन सा बिजनेस था और अंकल का? पापा का ट्रांसपोर्ट में था बेसिकली। जैसे अब तो इतना नहीं है, आई गेस। जब हम्म। पहले के टाइम में, अ, जैसे नेपाल में जितना भी
प्रोडक्ट यूज करते थे लोग सब इंडिया से जाता था मेजर। हाँ। हम्म। जैसे तो उन सबको पास कराना कस्टम्स के थ्रू उसका काम था। ओके। अभी ये पॉडकास्ट तो अलग बात है, मैं ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा हूँ ये सब जानने में। सच में बहुत मजेदार रहा है अभी आपसे जितना देर तक अभी बात किया हूँ। तो मैं आपके स्कूलिंग के बारे में पूछ रहा था भैया, आपका स्कूलिंग कहाँ हुआ है? मतलब जैसे अभी ज्यादातर स्टूडेंट सीबीएस में आते हैं ना, जेएनवी वाले बहुत होते हैं, और जो हॉस्टल में रह चुके हैं और जो सिक्स से नाइन्थ से अपना एग्जाम क्रैक करके जाया रहते हैं ना, वो डेफिनेटली ब्रिलियंट स्टूडेंट रहते हैं भाई। तो आपका भी ऐसा कोई बैकग्राउंड था, जेएनवी वाला, या फिर कौन से स्कूल से पढ़े हो, या डीपीएस वाला, ऐसा कुछ था क्या? नहीं, इतना कुछ नहीं था। टेंथ बेसिकली मैंने वहीं से की है, हाँ हाँ। अपने शहर से ही। तो हम्म। क्योंकि उस टाइम तक ये था कि हमारे शहर में टेंथ तक ही स्कूल हुआ करता था, तो वो कॉन्वेंट हाँ। स्कूल था, आईसीएससी का। और आईसीएससी का। 11th 12th क्योंकि दीदी मेरी ऑलरेडी चंडीगढ़ में थी, तो 11th 12th मैंने वहां से की है, तो वो ओके। सीबीएसई बेस्ड था। तो जैसे भैया आपने 3 साल अपने लाइफ का कीमती 3 साल सीबीएस के लोगों के साथ स्पेंड किया है, अपने बैचमेट्स के साथ स्पेंड किया है। और जब हम लोग फर्स्ट ईयर में थे तो वही जो आपके बैचमेट्स थे, भैया दीदी लोग सब फिफ्थ ईयर में थे। तो हमारे लिए प्रॉपर एक भैया दीदी वाले जो रोल रहता है ना, बड़े भैया दीदी वाले, ऐसा हमारे लिए हुआ है भाई। तो बहुत मजा आया हम लोग को, उनके साथ पूरा 1 साल हम लोगों ने बिताया। भैया दीदी ने फेस्ट कराया और बहुत सारी चीज़ें हुई, इवेंट हुई जो फर्स्ट ईयर के लिए हम लोग स्कूल, मतलब स्कूल से कोई बच्चा आया रहता है ना, उसके लिए कॉलेज एकदम ही डिफरेंट रहता है। तो जिस तरह से उन्होंने हमको ट्रीट किया, तो आप भी 3 साल रहे हैं उन लोगों के साथ, तो आपका मेमोरीज क्या था सीबीएस में, अपने बैचमेट्स के साथ, अपने सीनियर्स जूनियर्स के साथ? तो काफी अच्छे मेमोरीज रहे हैं मेरे उसका, उस मामले में भी आई गेस काफी लकी रहा हूँ मैं कि हमारे बैच में तो सारे ही काफी अच्छे हैं, काफी अच्छे हम्म। फ्रेंड्स रहेंगे। सीनियर्स में भी हमारे भी सीनियर्स काफी अच्छे थे। तो एज सच मतलब कभी ऐसा नहीं रहा कि घर से भी दूर रह के घर वाली फीलिंग हमेशा रही। हाँ। और मतलब मेमोरीज की बात करो तो ऑलरेडी तुम काफी कुछ सुन चुके होंगे, तो कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए नहीं है मेरे पास। जैसे हमारा फेस्ट्स हो गए जो उस टाइम पे होते थे, तो हाँ। सारे सीनियर्स जूनियर्स एक साथ मिलके वो सब करते थे। फिर हमारे हॉस्टल में आई थिंक कई बार ऐसा होता था कि जब मेस बंद रहता था तो हम सब मिलके खुद से खाना बनाते थे, तो वो वाला हाँ। पार्ट भी है। और उसके अलावा दोस्तों के साथ घूमने जाना, ऐसे ही बाहर खाने जाना, अपने फ्रेंड्स का बर्थडे सेलिब्रेट करना, वो सारी मेमोरीज है। ओके। तो ओवरऑल कहो तो वो 3 साल काफी मेमोरेबल रहे, जो आज भी याद आते हैं। तो अभी किसी दोस्त, कोई अगर आपके कोई बैचमेट या फिर कोई फ्रेंड आते होंगे वहाँ बॉम्बे, तो मिलना होता होगा भैया, या फिर परमेश्वर आपको आता है कहीं? काफी बार, हाँ हाँ, तो ठीक ठीक। तो परम से काफी मिलना होता है। ओके। उसके अलावा प्रीति से मिला हूं मैं शायद, क्योंकि वो लोग हम्म। पुणे में थे जब पुणे में प्रोजेक्ट कर रहे थे, तो वो लोग आए थे मिलने एक बार, इससे हाँ मिला हूँ। आई थिंक आकांक्षा यहीं पे मुंबई में जॉब कर रही है, हाँ, बॉम्बे में पर ही है, उससे पिछले मिलना नहीं पॉडकास्ट। हुआ। हाँ। ठीक पर ठीक। ऐसे मतलब कोई भी आता है तो मिलना हो जाता है। हम्म। या आप कहीं, जैसे बेंगलोर में बहुत लोग रहते हैं हमारे सीबीएस से जो पढ़ के निकले हैं, है ना, और पुणे में भी है 2-3 लोग, तो आप कभी बेंगलोर साइड कभी गए हैं भैया, मिले हैं वहाँ, घूमे होंगे, कभी ऐसा हुआ है? बैंगलोर में एक बार गया था, कॉन्फ्रेंस टाइप ही था आईसीटीएस में, हाँ हाँ हाँ। पर उस टाइम नहीं मिल पाया था मैं। ओके। मतलब तब मुझे पता नहीं था कौन कौन है बैंगलोर में एक्चुअली, हाँ हाँ। या शायद तब ज्यादा लोग थे नहीं। बट उसके बाद कभी नहीं हुआ मिला। अभी हेमंत भैया है बेंगलोर में, और उनके बड़े भैया भी रहते हैं वहीं। और अस्मिता दी से मेरा पॉडकास्ट हुआ था कुछ टाइम पहले, तो वो भी शायद अभी बेंगलोर में ही है। हम्म,
भैया जैसे मास्टर्स के बाद आपने पीएचडी करने का सोचा क्योंकि आपको प्रॉपर रिसर्च फील्ड में ही आना था, लेकिन कभी ये नहीं सोचे कि आप, ज़्यादातर इंडियन स्टूडेंट्स का, बहुत सारे लोग का ये हो जाता है ना कि हम जॉब ओरिएंटेड एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करें, जैसे यूपीएससी है या स्टेट पीएससी है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपने कभी नहीं सोचा? मेरे पापा कई बार फोर्स करते हैं यूपीएससी देने के लिए, पर हाँ। मेरा मन नहीं है। तो मतलब एट सम पॉइंट में भी सोचा था, पर मेरा कभी इतना इंटरेस्ट हुआ नहीं। तो हम्म। अभी भी वो बोलते हैं कि देने में क्या जाता है, दे दो। पर ये ऐसा होता है कि ऐसा तो नहीं है कि एक दिन जाके बैठ के दे दूंगा और हो जाएगा। काफी हाँ प्रिपरेशन सही करना बात। होता है। तो एज सच नहीं। मे बी बार्क और डीआरडीओ के लिए भी फिर मतलब एक पॉइंट के बाद जब हो गया कि अब मैं पीएचडी कर रहा हूँ, तो मेरा पॉइंट मतलब मन था कि अब ये कर रहा हूँ तो इसी में फोकस करूँ। हम्म। पर बार्क का एट सम पॉइंट ऑफ टाइम था कि उसका एग्जाम देने का मैं ट्राई कर सकता था, पर ऐसा सच मैंने किया नहीं, क्योंकि एक पॉइंट के बाद ऐसा हो गया था कि टेस्ट देते देते अब बस था कि अब और टेस्ट नहीं देना है। अपना आराम से जो काम कर रहे हो वो करो। तो अब उसी में हो गया, तो अब टेस्ट से छूट चुका है मेरा कि इतना प्रिपेयर करने का मन नहीं। हाँ। तो घर वालों के मन में, जैसे आप अभी चार भाई बहन है बताया भैया, चारों बाहर ही रह रहे हैं, तो मम्मी पापा के मन में कभी आता होगा कि नहीं, आप अब मतलब आप यहीं रहो, इंडिया में ही रहो, जो भी काम करो लेकिन अब इंडिया में करो, बाकी तीन लोग तो बाहर चले गए हैं, ऐसा टाइप का आता ही होगा मन में। हाँ, मेरे लिए है ऐसा कि वो चाहते हैं कि मैं यहीं रहूँ। हाँ। इवेंचुअली है कि मेरा भी कि यहीं सेटल होऊंगा, पर पोस्ट हम्म। डॉक्टरेट के लिए है कि एटलीस्ट अभी टाइम है तो बाहर का एक्सपोजर मिल सकता है। और हाँ। वो भी है कि जॉब्स में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैटर कर जाता है कई बार कि तुमने कहाँ से पीएचडी या पोस्ट डॉक्टरेट की है। तो हम्म। वो भी है कि हेल्प ही करेगा। तो एटलीस्ट पोस्ट डॉक्टरेट के लिए 3 साल 5 साल जो भी है बाहर का, बट इवेंचुअली इंडिया में ही सेटल। ठीक। तो भैया मैंने ये पूछा था आपको कि आप यूपीएससी और पीएससी का प्रिपरेशन करने ही सोचे, ये एक ऑप्शन ये रहता है, ठीक है। और दूसरे, ये भी स्टूडेंट के पास रहता है ऑप्शन कि जैसे हमारे फैमिली में किसी का बिजनेस है, मतलब अपने पापा का ही बिजनेस है, जो भी फैमिली बिजनेस है वो हम संभाल ले। तो कभी आपके पास ऐसा भी ऑप्शन आया होगा, या आपके पापा ने बोला होगा कि हाँ मेरा ये बिजनेस है जो कि अच्छा खासा है, तो आप चाहो तो ये संभाल सकते हो, ऐसा करके कुछ आपके पास या आपके भैया के पास ऐसा ऑफर? शुरू में पापा कहते थे, पर ये था कि हाँ। हम चारों से कोई इंटरेस्टेड नहीं था, तो फिर पापा ने उतना राइट। बिजनेस बताया नहीं। तो ठीक ठीक। क्योंकि यही था कि जब उनका ये था कि जब हम सब सेटल हो चुके हैं तब उनको क्या जरूरत है। तो हाँ हाँ। उन्होंने फिर इवेंचुअली मिनिमलिस्टिक ही रखा है। और हम्म। मतलब ऐसा कोई कभी सोचा नहीं हमने कि बिजनेस करेंगे, तो ठीक वही ठीक। आगे कंटिन्यू हो गया। तो अभी देखा जाए तो वो बिजनेस चल रहा है भैया साइड में, कि अभी कोई नहीं कर रहे हैं अब? अब तो कोई नहीं कर। कोई वही है नहीं ना कि किसी प्रॉपर को बंद करना है। नहीं था तो पापा ने एक्सपेंड नहीं किया। तो हाँ हाँ वहीं पे ठीक ठीक। खत्म। तो भैया जितने भी अभी बैचलर्स के स्टूडेंट हैं, सिर्फ हमारे सीबीएस के ही नहीं, किसी भी दूसरे डिपार्टमेंट के या दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट हैं, वो अगर रिसर्च फील्ड में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, जैसे कि आप फिज़िक्स वाले हैं, तो एक फिज़िक्स वाले स्टूडेंट को जो अपना एमएससी कर रहे हैं, तो वो तो खैर अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पीएचडी करेगा, लेकिन आप कौन सा ऐसा फील्ड बताना चाहेंगे जो अभी बूम कर रहा है, जिसका करियर आगे आप देखते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छा फील्ड है, इसमें आज के बच्चों को जाना चाहिए और आगे रिसर्च करना चाहिए, ऐसा? अ, अब मेरे लिए ऐसा हो गया, मैं काफी समय से क्वांटम में ही काम कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट बिग थिंग एटलीस्ट फिजिक्स में तो क्वांटम में ही है। हाँ। पर अ, मतलब ये तो है ही, सेंसर्स बनाने वाला जो भी होता है बायोफिजिक्स में हो हम्म। गया, बायोसेंसर्स या नैनोबॉट्स का यूज करते हैं ड्रग डिलीवरी में। वो सारी वो फील्ड अभी भी एक्टिव है, और वो जो नेक्स्ट में भी आगे जो फ्यूचर में हमें हेल्प कर सकता है, उस टाइप की फील्ड्स हैं वो। बाकी
कंप्यूटेशन में एज सच बात करो, मतलब टेक्नोलॉजी के मामले में, तो मोर और लेस क्वांटम में लोग शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये अभी के लिए ऐसा फील्ड है जो इतना ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया है। तो इसमें काफी कुछ है करने के लिए। और वैसे भी तुम देखोगे तो आजकल जो भी लोग थियरी में काम करते हैं या एज सच काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्वांटम बीच में आ ही जाता है। तो क्वांटम हम्म। से रिलेटेड फील्ड आई गेस मैं कहूंगा कि इन फ्यूचर काफी समय तक एक्टिव रहेगा। और फिर अप्लाइड फील्ड्स तो हैं ही, जैसे सेंसर्स के लिए अगर तुम कर रहे हो तो हम्म। सेंसर्स बनाना हो गया, या मटेरियल्स में रिसर्च कर रहे हो जैसे प्रियंक करता है। हाँ हाँ। और भी मतलब इस टाइप की चीजें हैं जो जिसका इमीडिएट इफेक्ट है सोसाइटी पे, वो फील्ड्स तो है। पर अगर तुम्हें एक्सप्लोरेटरी टाइप का कुछ करना है तो फिर क्वांटम अच्छा चीज जगह। तो ठीक है भैया, ये तो बात हुई जूनियर्स जो रिसर्च फील्ड में जाना चाह रहे हैं और प्रॉपर फिजिक्स वालों के लिए। लेकिन जो बाकी जूनियर्स है या फिर जो बैचलर्स में भी है, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि करियर में आप यहाँ तक आप पहुँच रहे हैं कि आप अभी PMRF है, IIT बॉम्बे से आप पढ़ रहे हैं, तो आपने क्या क्या चीज़ें, ऐसा बोला जाए तो सेक्रीफाइस किया, क्या क्या चीज़ें आपको पूरे आपके लाइफ में इतने 7 साल 8 साल में आपको सीखने मिला, और क्या क्या चीज़ें आपने फॉलो किया तब आप यहाँ तक पहुँचे हैं? इतना बड़ा आंसर नहीं है आई गेस उसके लिए मेरे पास। ठीक, जैसे मैं बोल रहा था, मेरे मेरे लिए एटलीस्ट ऐसा रहा है कि गो विद द फ्लो वाला था। हम्म। पर इन जनरल अगर मुझे किसी को भी एडवाइस देना हो, या पर्सनली जो मैंने फॉलो किया है, कि जिस समय जो काम कर रहे हो उसको अच्छे से करो, तो वो ऑलरेडी तुम्हें बहुत हेल्प करता है। तुम्हें एटलीस्ट जितना अच्छे से तुम अपना काम कर रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा कि तुम आगे तुम्हें किस टाइप की क्या अपॉर्चुनिटीज मिले। और मे बी सेक्रीफाइस के मामले में मैं कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि तुम्हें अच्छा करना है तो तुम्हें अपने जो नॉर्मल तुम्हारे आसपास के लोग हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करना कम कर दो, या अपने लाइफ को एंजॉय ना करो। तो मे बी मॉडरेशन में करो, लेकिन सारा कुछ करो। और बैलेंस। जो भी कर रहे हो उसे अच्छे से करो। आई गेस दैट इज इनफ। मेरे लिए हाँ ये हाँ वर्क किया, हाँ। किसी और के लिए हो सकता है कुछ और काम करे। तो सबका अपना अपना है। हाँ, वो बोलते हैं ना भैया कि कोई फॉर्मूला नहीं होता करियर का, जो हाँ। जैसे सक्सेस पा लिया वही उसके लिए अलग एक फॉर्मूला बन जाता है। तो हर हाँ। फॉर्मूला हर लोगों के लिए काम नहीं करता। हम्म। ओके। सो थैंक यू सो मच भैया फॉर शेयरिंग योर इंटायर करियर जर्नी। और डेफिनेटली ये सिर्फ फिज़िक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं, पूरे हम जितने भी बायोलॉजी वाले, केमिस्ट्री वाले या फिर अदर सब्जेक्ट्स वाले भी है, तो उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा जो आपने आज हमें सारी चीज़ें बताई है। सो वंस अगेन थैंक थैंक यू। यू सो मच। थैंक यू तुम्हें भी मुझे मौका देने के लिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और मतलब मुझे काफी अच्छा लगा, मैंने तुम्हारे बाकी भी पॉडकास्ट देखे, तो ओह कुछ ऐसी थैंक चीजें यू। हैं जैसे उनको सुनने पे याद आता है कि हमारा टाइम हमने कैसे स्पेंड किया है। हाँ हाँ। तो काफी अच्छा लगा मुझे।